तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका को कैसे हराया? क्योंकि इन दोनों की तुलना तो एक हाथी और चींटी की सी नजर आती है, मगर उसके बावजूद भी यही कहावत मशहूर है कि इतिहास की बाकी ताकतों की तरह अमेरिका भी अफगानिस्तान के अंदर आया तो अपनी मर्जी के साथ था, लेकिन गया अफगानियों की मर्जी से था। 2001 में अफगानिस्तान के अंदर लैंड करने वाले अमेरिका को यहाँ से निकलते निकलते अगले 20 साल का वक्त लग गया था। इसी वजह से ही अफगानिस्तान वॉर को ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से लड़ी गई अभी तक की सबसे लंबी जंग के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन के लिए इस जंग का सबसे लंबा होना अहम नहीं है, बल्कि उनके लिए तो जरूरी ये है कि 20 साल के बाद भी जाकर जब ये डरावना ख्वाब खत्म हुआ था तो ये उनकी हार पर खत्म हुआ था। और यही चीज उनके इतिहास पर वो काला धब्बा है कि जिसको शायद वो कभी चाहकर भी मिटा नहीं सकेंगे। तो चलिए आरएच नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दिन था 11 सितंबर 2001 का, कि जब उन खतरनाक आतंकवादी हमलों से पूरा अमेरिका हिल गया कि जिन खतरनाक आतंकवादी हमलों को आज के दौर में 9/11 के नाम से याद किया जाता है। अमेरिका ने बहुत जल्द ही ये रिजल्ट निकाल लिया कि इसके पीछे ओसामा बिन लादेन और उसका मशहूर ग्रुप अल-कायदा है। अमेरिका की तरफ से उस दौर में जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी हुकूमत थी, उससे डिमांड की गई कि तुम्हारे यहाँ पर ओसामा बिन लादेन समेत जितने भी अल-कायदा के लीडर हैं सबको हमारे हवाले किया जाए। बदले में तालिबानी हुकूमत के मेन लीडर मतलब मुल्ला उमर का ये जवाब आया कि हमको पहले सबूत दिए जाएं कि उस हमले में इन लोगों का हाथ है, वरना हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। अमेरिका ने सबूत मांगने वाली इस तालिबानी डिमांड को न सिर्फ पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, बल्कि वो तालिबान का इस तरह का रिस्पॉन्स देखकर गुस्से से लाल भी हो गया। अगले 15 से 20 दिन गुजरते गुजरते, मतलब जब तक 2001 में अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, तब तक ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका था कि अमेरिका अफगानिस्तान पर हर हाल में अटैक करने जा रहा है। और फिर आखिरकार वो दिन आ भी गया कि जब 7 अक्टूबर 2001 के दिन अफगानिस्तान के लगभग तमाम बड़े शहरों के जो आसमान थे वो अमेरिका और यूके के खतरनाक फाइटर जेट से गूंज रहे थे। काबुल, कंधार, जलालाबाद और मजार शरीफ जैसे अफगानिस्तान के लगभग सभी अहम शहरों में खतरनाक बमबारी शुरू हो चुकी थी। ये बमबारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लोगों के बाद के इंटरव्यू से पता चलता है कि इस बमबारी की वजह से ऐसा महसूस होता था कि मानो उनके दांत, उनकी हड्डियां और जिस्म का अंग अंग बजने लग जाता था। जिस इलाके में भी बमबारी होती उस इलाके के तमाम लोग तितर बितर हो जाते। बस जान बचाने की खातिर जिसको जिधर मौका लगता वो उधर को भागने लग जाता था। क्योंकि साथियों, ये एक रियलिटी थी कि दुनिया की सबसे एडवांस सुपर पावर के आगे आम लोग तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जो तालिबानी फाइटर्स थे उनका भी ठहरना नामुमकिन बात थी। इसीलिए तालिबान ने भी बिल्कुल शुरुआत से ही अमेरिका के सामने खड़े होने की बजाय उनसे भागकर रूपोश होना, मतलब कहीं खुफिया जगहों पर पनाह लेना ही बेहतर समझा। किसी ने जाकर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जो खुफिया गुफाएं थी उनके अंदर पनाह ली, तो किसी ने दुर्रानी लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान में पनाह ली, तो किसी ने अपना हुलिया बदला और वो अफगानिस्तान के ही दूर दराज के गांव देहात के ऐसे इलाकों में जाकर आम आबादी में घुल मिल गया कि जहां पर अमेरिका का पीछे आना मुश्किल या फिर नामुमकिन बात थी। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इन खतरनाक हमलों की वजह से पूरे काबुल की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो चुकी थी और शहर अंधेरे में डूब चुका था। जबकि लगातार होने वाली इस बमबारी की वजह से अब रात के वक्त लोगों को अपने ऊपर आसमान का कलर भी लाल दिखाई देने लगा था। दोस्तों, मशहूर जर्नलिस्ट समी यूसुफजई को एक बार इंटरव्यू देते हुए तालिबान के ही मजार शरीफ के कमांडर मौलवी अब्दुर्रहमान अखुंजादा ने बताया था कि अमेरिकी हमले के वक्त हमारे बहुत सारे ताजादम और वेल ट्रेंड जो फाइटर्स थे वो जमीन के नीचे मौजूद खंदकों में मौजूद थे, लेकिन ये हमले इस तरह के थे और इतने खतरनाक थे कि जमीन के नीचे मौजूद खंदकों में भी जो फाइटर्स मौजूद थे वो सारे वहीं के वहीं मारे गए थे। और तो और जिन फाइटर्स की इन हमलों में जैसे तैसे जान बच भी गई थी तो उनकी नाक और कान से लगातार खून आ रहा था। सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि उस अफरा तफरी के माहौल में हम अपने फाइटर्स को दफना भी न सके। दोस्तों, मौलवी अखुंजादा लगभग 400 फाइटर्स के कमांडर थे और ये भी ऐसे हालात में अपनी जान बचाने की खातिर पाकिस्तान आ गए थे और फिर कराची में इनके मुताबिक ये एक लंबे वक्त तक टमाटर बेचते रहे थे। इसी तरह की ही एक कहानी हम लोगों को मौलवी हक्कानी की भी मिलती है। और याद रहे कि यहाँ पर बात दरअसल हक्कानी नेटवर्क वाले जलालुद्दीन हक्कानी की नहीं चल रही है, बल्कि ये एक दूसरे हक्कानी हैं कि जो तालिबान में मिड लेवल के कमांडर या फिर लीडर हुआ करते थे। इन्होंने भी इस खतरनाक और कशमकश के माहौल में सबसे पहले तो अपना हुलिया चेंज किया, मतलब जो तालिबान वाली पूरी दुनिया में सफेद ड्रेस है उसको बदला और आम लोगों की तरह कलरफुल कुर्ता पजामा जो भी इनका अपना ड्रेस था वो पहना और फिर पूरे पहाड़ी सिलसिले को पैदल ही क्रॉस करते हुए पाकिस्तान पहुंचे। इनके मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान में एंटर होने से पहले पहाड़ की एक ऊंची सी चोटी पर खड़े होकर आखिरी बार अफगानिस्तान को देखा था और मन ही मन में ये भी सोचा था कि शायद अब वो अफगानिस्तान कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। इसी तरह की या इससे लगभग मिलती जुलती कहानी उस दौर में हर तालिबानी लीडर की थी।
जो लोग अमेरिका की खतरनाक बमबारी से बचने के लिए किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे, उसमें उस दौर के तालिबान के सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर भी थे, और आज के दौर के जो कुछ मशहूर फेसेस हैं, मतलब कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या फिर अमीर खान मुत्तकी, ये सारे ही लोग शामिल थे। तो कुल मिलाकर अब आसान शब्दों में आप ये समझिए कि इतना जल्दी तालिबान का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था कि जितना जल्दी शायद खुद अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तालिबान की पूरी हुकूमत ही कोलैप्स कर चुकी थी और अफगानिस्तान की जितनी भी मेजर सिटीज थी उन पर अमेरिका और उससे कोऑपरेट करने वाला जो नॉर्दर्न अलायंस था उसका कब्जा हो चुका था। और अब अमेरिका ने बड़ी ही तेजी के साथ अफगानिस्तान के अंदर अपनी सपोर्ट से एक नई हुकूमत खड़ी करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, जिसका लीडर बाद में, जैसा कि हम जानते ही हैं, कि हामिद करजई को बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर तालिबान पर नजर डालें तो उनकी लीडरशिप तो पूरी तरीके से तितर बितर हो चुकी थी। वो लोग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, बल्कि वो तो एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि सभी के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा था कि कहीं कांटेक्ट में आने की वजह से अमेरिका को उनका सुराग न मिल जाए। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी, जबकि जो पाकिस्तान के उस दौर के लीडर थे, मतलब कि जनरल मुशर्रफ, वो तो इस पूरे मामले में, इस पूरी जंग में अमेरिका का बिल्कुल फ्रंट लाइन पर सपोर्ट कर रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका अलकायदा और तालिबान दोनों को ही एक तरीके से ट्रीट कर रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर भी अब जनरल मुशर्रफ के इशारे पर अलकायदा के साथ साथ तालिबान के भी तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा था और उनके साथ मारपीट करते हुए अमेरिका के हवाले किया जा रहा था। इवन पाकिस्तान के अंदर जो आखिरी तालिबानी डिप्लोमेट थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, उनको भी मारते और पीटते हुए अमेरिका के हवाले किया गया था। इन लोगों के लिए परेशानी की बात यह भी थी कि इन लोगों को अपने सबसे बड़े लीडर मतलब कि मुल्ला उमर का कोई अता पता नहीं था, ना उनका इनके पास कोई मैसेज आया था। इवन इन लोगों को ये भी खबर नहीं थी कि मुल्ला उमर जिंदा भी हैं या फिर नहीं। यही वजह थी कि उस दौर में तालिबान के ज्यादातर लोग मेंटली ये बात मान चुके थे कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो शायद हमेशा के लिए हुआ है, अब कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए तालिबान की जो मिड या फिर लो लेवल की लीडरशिप थी या फाइटर्स थे, उनमें इस बात को लेकर भी डिस्कशन होने लगा था कि क्यों ना हम लोगों को भी उस नई हुकूमत को ज्वाइन कर लेना चाहिए कि जो अमेरिका की सपोर्ट से बनाई जा रही है, और जिसको ज्वाइन करने का जाहिर है अमेरिका की तरफ से उनको ऑफर मिल भी रहा था, क्योंकि जाहिर है सब कुछ तो खत्म हो ही चुका था और दूर दूर तक भी देखने पर बाकी कुछ नजर आए या ना आए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। 20 सालों की जो एक खतरनाक जंग थी उसका पहला साल था, और इसके बाद ही फिर वो सब कुछ शुरू होने जा रहा था कि जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी भी नहीं की थी। चंद दिनों के अंदर ही जमीन के नीचे दफन हो जाने वाले तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका के सामने वापसी की। तो सबसे पहले तो हुआ ये कि अमेरिका के इस हमले के लगभग 8-9 महीने के बाद ही, मतलब 2002 का साल भी अभी आधा ही गुजरा होगा, कि तालिबान के ऐसे बहुत सारे कमांडर्स और लीडर्स के जो ना तो अमेरिकी हमले में खत्म हुए थे और ना ही गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने हिम्मत करके आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। ये मुलाकातें पाकिस्तान के कोयटा और कराची जैसे मशहूर शहरों में या फिर अफगानिस्तान के भी कुछ ऐसे एरियाज में हुआ करती थी कि जो अमेरिका की पहुंच से काफी दूर समझे जाते थे। इन मुलाकातों में ये लोग बैठकर घंटों घंटों तक बातचीत करते रहते थे, और जानते हैं कि बातचीत भी खुद अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर होती थी कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, अमेरिका ने कैसे किया है और फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स पर होने वाली इन बातचीत का ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला गया, और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि बहुत जल्द ही इन तालिबानी कमांडर्स ने अपने जो जूनियर लोग थे उनको इस बात के लिए उभारना या मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि क्यों ना हमें अमेरिका के खिलाफ दोबारा से हथियार उठाने चाहिए। और ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब हो भी गए, क्योंकि बहुत जल्द ही अब बेशुमार अफगान फाइटर्स ने अमेरिका के खिलाफ इन लोगों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया, और इस तरह से उस महाज का आगाज हुआ कि जिसको तालिबान की वापसी का पहला स्टेप समझा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये महाज क्या चीज है। तो दोस्तों बात ये थी कि जब तालिबान ने दोबारा से खड़ा होना शुरू किया था तो वो एकदम से सैकड़ों या हजारों की तादाद में फौज बनाकर खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि तालिबान के जो बहुत सारे अलग अलग कमांडर्स थे उन्होंने अपनी अपनी टोलियां बना ली थी, अपने अपने ग्रुप में लोगों को ज्वाइन करवा लिया था। और ये सारे कमांडर्स के जिनके ग्रुप में 10 से लेकर 100 या 150 तक लोग हुआ करते थे, अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ा करते थे। अलग अलग कमांडर की लीडरशिप में बनने वाले इन्हीं अलग अलग ग्रुप को दरअसल महाज कहा जाता था। जिस वक्त अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बनने वाले ये छोटे छोटे महाज अमेरिका के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके थे, उस वक्त जो तालिबान की सीनियर लीडरशिप थी वो इस पूरे सीन से गायब नजर आ रही थी। मतलब इन सारे महाज का जो तालिबान की मेन लीडरशिप थी उससे कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि ये सारे महाज तो आपस में भी एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा करते थे। इनको तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, बस इतनी खबर मिलती रहती थी कि हाँ हमारी तरह ही फलां इलाके में भी कोई अमेरिका के खिलाफ जंग कर रहा है। ये जो महाज होता था इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इसके लीडर के ऊपर होती थी। वही एक इंसान मतलब के कमांडर अपने तमाम फाइटर्स के लिए हथियारों का इंतजाम करता था, पैसों का इंतजाम करता था, वही प्लानिंग करता था, वही हार जीत का जिम्मेदार भी हुआ करता था। 2003 आते आते अमेरिका के खिलाफ बनने वाले ये जो छोटे छोटे ग्रुप थे, मतलब जिनको महाज कहा जाता था, ये अफगानिस्तान के 3 अहम सूबों मतलब कि गजनी, कंधार और हेलमंद के अंदर फैल चुके थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ छोटे लेवल पर ही सही मगर एक गुरिल्ला वॉर का आगाज हो चुका था। ये लोग 100,
150, 200, कभी कभी 400, 500 की तादाद में इकट्ठा होकर अपनी वही मशहूर अफगानी या फिर कहिए कि तालिबानी चादरों को ओढ़कर और हाथों में मशीन गन लेकर किसी भी गांव में पहुंच जाया करते थे। ऐसे वक्त पर जाया करते थे कि जब वहां पर गांव के लगभग सारे ही लोग मौजूद हों और अचानक से धाबा बोलकर फिर उस गांव में मौजूद हर इंसान की तलाशी लिया करते थे। तलाशी में जिस इंसान के बारे में भी ये कंफर्म हो जाया करता था कि ये इंसान अमेरिका या अमेरिका की जो कठपुतली सरकार है उससे कोऑपरेट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है या उसमें किसी तरह का कोई हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों को अलग कर दिया करते थे। बाद में ऐसे लोगों को या तो कत्ल कर दिया जाता था या फिर उन लोगों को ये लेकर अपने खुफिया ठिकानों पर आ जाया करते थे। साथियों, ये जो अलग अलग ग्रुप थे, इनमें से अब बहुत सारे लोग रात के वक्त में खुफिया तौर पर लोगों को खत भी भेजा करते थे। इन खतों को नाइट लेटर्स कहा जाता था। इन खतों के अंदर दरअसल किसी भी खास एरिया या आप कह सकते हैं कि गांव या कस्बे के लोगों को ये वार्निंग दी गई होती थी कि वो अमेरिका या उसकी जो कठपुतली सरकार है उसके साथ कोऑपरेट ना करें, और अगर वो महज की बात को नहीं मानेंगे और कोऑपरेट जारी रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो साथ में वार्निंग भी लिखी होती थी कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कुल मिलाकर शुरुआती दौर में ये जो छोटे छोटे ग्रुप थे, मतलब महज थे, इनका जो मेन फोकस था वो अमेरिका की जो बैठाई गई नई हुकूमत थी उसके कामकाज को रोकना और उसके हर मामले में अड़ंगा डालना था। हालांकि ये फौजी कार्रवाइयां भी किया करते थे, लेकिन वो अभी छोटे लेवल पर थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये लोग अपनी पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए कि जब अमेरिकी हमले से ठीक 1 साल के बाद ये लोग पहला गांव फतह करने में कामयाब हो गए। ये अफगानिस्तान के कंधार सूबे का वो गांव था कि जिसको निशान के नाम से जाना जाता था। अब इन लोगों की फतह का आगाज तो हो चुका था, मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जितने भी छोटे बड़े ग्रुप थे, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं था, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, और यही चीज इन लोगों को सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। वो इस तरह से कि जब भी अमेरिका या उसकी कठपुतली सरकार को किसी भी तरीके से कहीं से ये भनक लग जाती थी कि फलां इलाके में तालिबान का कोई महाज आज भर्ती कर रहा है, तो उस इलाके में अमेरिका के जो जासूस हुआ करते थे वो उन जासूसों को ज्यादा पैसा देकर ये डिमांड किया करते थे कि तुम भी तालिबान के उस महाज में शामिल हो जाओ। और अब ये जासूस अमेरिका से मोटी रकम लेकर तालिबान के इन छोटे बड़े महाज में शामिल हो जाते थे, और इनके शामिल होते ही अमेरिका और उसकी कठपुतली सरकार को तालिबान के इस महाज के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। और फिर होता यह था कि एकदम से अचानक से धाबा बोला जाता था, जितने भी नए फाइटर्स ने ज्वाइन किया होता था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, या अगर कोई भागने की कोशिश करता था तो उसको खत्म कर दिया जाता था। और तो और इन महाज के जो कमांडर्स और लीडर्स थे वो भी इन्हीं जासूसों की वजह से अमेरिका की पहुंच से अब ज्यादा दूर नहीं थे। बस अमेरिका की इसी एक चाल की वजह से शुरुआती दिनों में ही इन छोटे बड़े तालिबान के जो ग्रुप थे इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। इवन हालात ऐसे हो गए कि अफगानिस्तान के जो नौजवान थे जो अमेरिका से नफरत भी किया करते थे, वो भी अब इन महाजों को ज्वाइन करने से परहेज करने लगे। बल्कि ये सारे नौजवान तो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, और वो मुसीबत ये थी कि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको खतरा था कि कहीं जासूसों ने भी ज्वाइन ना कर लिया हो और उन जासूसों के जरिए से फिर इनकी खबर अमेरिका तक ना पहुंच जाए, और अगर ज्वाइन करने से मना कर देते हैं तो फिर आसपास में ही मौजूद जो तालिबानी हैं उनसे खैर नहीं। कुल मिलाकर अब तालिबान की जो भर्तियां थीं वो सुस्त पड़ चुकी थीं, और ये महसूस होने लगा था कि अपनी वापसी की तालिबान को जो एक उम्मीद की किरण नजर आई थी वो शायद यहीं पर दम तोड़ चुकी है। लेकिन तभी अचानक से दोस्तों अमेरिका ने एक बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती कि जिसको इस जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी गलती कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी गलती ने शुरुआती दिनों में तालिबान को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया। दरअसल हुआ ये था कि जिस दौर में तालिबान के ये छोटे छोटे महाज एक्टिव होना शुरू हुए थे, उसी दौर में ही तभी अमेरिका और अमेरिका की जो कठपुतली गवर्नमेंट थी और उस कठपुतली गवर्नमेंट की जो फौज थी जो अमेरिका ने ही अभी ताजी ताजी तैयार की थी और तालिबान के खिलाफ ही तैयार की थी, इन लोगों ने दूर दराज के गांव के इलाकों में जाकर छापे मारने शुरू कर दिए थे। अब ये छापे तो मारते ही थे, लेकिन इन छापों के दौरान सारी हदों को भी पार कर देते थे। वो इस तरह से कि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा उनका जो मजहब है मतलब कि इस्लाम, और उनका जो कल्चर है मतलब कि पश्तून, उनकी वैल्यूज को हद से ज्यादा अहमियत देता है और अपने मजहब और अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लेकिन अमेरिका और उसकी बनाई गई ये नई अफगानी फौज इसी मामले में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी कर रहे थे। ये लोग अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों में जब छापा मारने जाते तो बिना किसी चीज का लिहाज किए हुए जिसके ऊपर भी शक होता, अब वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, सबको ही पकड़ लिया करते थे। सबके सामने ही उनके ऊपर जुल्म सितम करना भी शुरू कर देते थे। और ये चीज जाहिर है अफगानी कल्चर वाले लोगों के लिए न सिर्फ नई थी बल्कि अंदर से हिला देने वाली थी। और तो और अब अफगानी लोगों को एक और भी चीज जहर लगने लगी थी, वो ये कि वो लगातार नोटिस कर रहे थे कि जब भी जहां भी ये लोग छापा मारने जाते हैं तो जूतों के साथ ही मस्जिद या इस तरह की जगहों पर घुस जाते हैं। ऐसी मुकद्दस चीजों का कोई भी लिहाज नहीं करते हैं कि जिनकी बेअदबी के बारे में अफगानी कल्चर के लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अब पश्तून कल्चर के लोगों के लिए उनके सामने ही उनके घर की औरतों, बूढ़ों या बच्चों के ऊपर हाथ उठाना तो दिल दहला देने वाली चीज थी ही। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि जब भी अमेरिका या उसकी कठपुतली अफगानी फौज उनके घर के किसी बंदे को उठा ले जाती थी तो फिर उसको आजाद कराने में इन लोगों के पसीने छूट जाते थे। गांव के इन गरीब और कमजोर लोगों को अफगानिस्तान की जो कठपुतली गवर्नमेंट थी उसके अफसरों की जेब भरनी पड़ती थी। इस रिश्वत को देने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता तो कोई अपने घर पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल बेचता,
तब जाकर ये लोग अपनों को आजाद करवा पाते थे। दोस्तों, जब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, उसी वक्त ही अफगानिस्तान के अंदर एक और भी अहम चीज नोटिस की जा रही थी। वो ये थी कि जब से अमेरिका की कठपुतली वाली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई थी, तब से अफगानिस्तान के ये जितने भी गांव देहात के इलाके थे, यहाँ पर जब भी कोई क्राइम होता था, मतलब चोरी डकैती या मर्डर वगैरह, तो गांव के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता था। वो लोग कई कई दिन, कई कई हफ्तों, बल्कि कई कई महीनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगाते रहते थे, मगर फिर भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। जबकि इससे उलट ये जो तालिबान की छोटे लेवल पर वापसी हो चुकी थी, मतलब इनके ये जो छोटे छोटे महाज बन चुके थे, ये ऐसे हालात देखकर फौरन ही उन गांव के इलाकों में पहुंच जाते थे और वहां पर बाकायदा अपनी वैसी ही अदालतें लगाया करते थे जैसे सैकड़ों या हजारों साल से अफगानिस्तान के कल्चर में लगती आई हैं, और उन अदालतों में अपने मजहब मतलब के इस्लामी कानून के हिसाब से फैसला भी सुना दिया करते थे। अब इससे एक तरफ तो अफगानिस्तान के गांव देहात के आम लोगों को इंसाफ मिल जा रहा था, वो खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो महाज थे, ये जो तालिबान के छोटे बड़े ग्रुप थे, इनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद मिल रही थी। और सबसे बढ़कर तो ये कि इन महाज को ऐसा करने से वो मिल रहा था कि जिसकी इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो चीज थी पब्लिक सपोर्ट। अफगानिस्तान की आम पब्लिक में इनकी शोहरत बढ़ती जा रही थी, बल्कि अफगानिस्तान की आम पब्लिक एक बार फिर से इन सारे महाज को अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए एक ऑप्शन के तौर पर देखने लगी थी। गांव देहात के जिन जिन घरों पर अमेरिका या उसकी कठपुतली गवर्नमेंट की जो फौज थी उसकी तरफ से धावा बोला जाता था, उनके घरों के बच्चों, बूढ़ों या औरतों पर हाथ उठाया जाता था, जुल्म सितम किया जाता था। अब उस घर के नौजवानों ने तालिबान के इन ग्रुप्स के साथ मिलकर अमेरिका से बदला लेना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर अब तालिबान का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, बल्कि ये जो पब्लिक सपोर्ट उनको मिला था, इससे इतना बड़ा बदलाव आया कि अब तालिबान के लोगों को किसी भी गांव देहात के इलाकों में जाने के लिए रात की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो किसी भी वक्त चले जाते थे। और खास तौर से उनके जासूस तो अफगानिस्तान के पूरे साउथ के इलाके में हर जगह ही नजर आने लगे थे। बस यहीं से ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वर्सेस अमेरिका की डायरेक्ट जंग का आगाज होता है, या आप ये कह सकते हैं कि शूरा और गुफाओं के दौर का आगाज होता है। अब क्योंकि हमने ये भी जान लिया है कि इन सारे महाज से जो तालिबान की मेन मतलब बड़ी लीडरशिप थी उसका कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो इन महाज के कांटेक्ट में भी नहीं थे, तो इसीलिए जिस वक्त अफगानिस्तान के साउथ के गांव देहात के खुफिया इलाकों में ये सब कुछ चल रहा था, ये गुरिल्ला वॉर चल रही थी, उसी दौर में ही तालिबान का एक बड़ा कमांडर, या आप ये भी कह सकते हैं कि उस दौर का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कमांडर, कि जिसके जिस्म में अपनी एक टांग भी मौजूद नहीं थी, मतलब वो अपने एक पैर से पूरी तरीके से किसी दौर में महरूम हो चुका था। वो खुफिया तौर पर बार बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कराची, कराची से कभी कोयटा, तो कोयटा से फिर से अफगानिस्तान के चक्कर लगा रहा था। और ये सारे चक्कर इसीलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि इस बड़े कमांडर के दिमाग में अब एक ऐसा मंसूबा चल रहा था कि जो मंसूबा बहुत जल्द ही तालिबान और अमेरिका की इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। इस कमांडर का नाम था मुल्ला दादुल्ला, और इस इंसान के दिमाग में जो मंसूबा चल रहा था, उसी मंसूबे को ही आज के दौर में दुनिया रहबरी शूरा या फिर कोयटा शूरा के नाम से जानती है। ये कोयटा शूरा या रहबरी शूरा क्या थी ये तो जानेंगे ही, मगर उससे पहले जरा इन कमांडर मतलब कि मुल्ला दादुल्ला पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मुल्ला दादुल्ला की गिनती तालिबान के उन मोस्ट सीनियर्स कमांडर्स में हुआ करती थी कि जिन्होंने सोवियत के दौर में भी जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बल्कि सोवियत संघ मतलब के यूएसएसआर के खिलाफ एक जंग में ही एक बार मुल्ला दादुल्ला की एक टांग पूरी तरीके से जख्मी हुई थी, इतनी बुरी तरीके से कि इलाज के दौरान इस टांग को ही काटना पड़ गया था, जिसकी वजह से मुल्ला दादुल्ला ने बाद में अपनी इस कटी हुई टांग की जगह पर एक आर्टिफिशियल या आप कह सकते हैं कि नकली टांग लगवा ली थी, जो काफी हद तक दादुल्ला को चलने में मदद दिया करती थी। अब जब 2002 के मिड में बहुत सारे कमांडर्स ने अपने छोटी छोटी टुकड़ियां मतलब महाज बनाकर अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू की, तो उन महाज बनाने वाले कमांडर्स में से एक कमांडर का नाम मुल्ला दादुल्ला भी था। मुल्ला दादुल्ला ने अपना एक महाज बनाया था, और इस महाज के जितने भी फाइटर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको अमेरिका और उसकी कठपुतली गवर्नमेंट के जितने भी मोर्चे होते थे उन पर हमला करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। अब वैसे तो आप लोग अगर मुल्ला दादुल्ला के बारे में कहीं भी सर्च करेंगे या किताबों में ढूंढेंगे तो हर जगह मुल्ला दादुल्ला के बारे में यही लिखा हुआ होगा कि अपनी मौत तक मुल्ला दादुल्ला को तालिबान के सबसे बड़े कमांडर के तौर पर देखा जाता था। मगर हैरानी की बात यह है कि बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि खुद तालिबान के अंदर भी मुल्ला दादुल्ला को लेकर लोगों की राय बटी हुई नजर आती है। मतलब आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो मुल्ला दादुल्ला को अपनाते हैं, जबकि आधे ऐसे हैं कि वो उस दौर में भी और आज के दौर में भी अपनाने की बजाय मुल्ला दादुल्ला से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मुल्ला दादुल्ला का जंग करने का वो तरीका था कि जिसको हद से ज्यादा सख्त, खतरनाक और जालिमाना समझा जाता था। खुद का रवैया भी इतना ज्यादा सख्त और गुस्से वाला था कि दादुल्ला के अपने फाइटर्स भी अक्सर डरे रहते थे और सहमे रहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जबकि दुश्मनों के लिहाज से भी देखा जाए तो दादुल्ला की तरफ से बाकायदा खुदकुश हमलावर तैयार किए जाते थे, मतलब ऐसे लोग कि जो अपने आप फट जाते थे और फिर उनका वीडियो बनाकर जारी किया जाता था। ये ISIS और अलकायदा जैसे बहुत सारे ग्रुप की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला वो बदनाम तरीका है जो जाहिर है अपनी एक अलग पहचान रखने वाले तालिबान में तो नहीं पाया जाता था। मतलब तालिबान के अंदर ये तरीके मुल्ला दादुल्ला के द्वारा ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मुल्ला दादुल्ला की तरफ से अफगान गवर्नमेंट में काम करने वाले जो सरकारी लोग होते थे उनके कत्ल की वीडियोस भी पब्लिश की जाती थी। और ये सारी ही चीजें न सिर्फ ग्लोबली बल्कि खुद अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान की इमेज को हद
से ज्यादा खराब कर रही थी, बल्कि आसपास के जो आम लोग थे उनमें तालिबान को लेकर इसी वजह से एक डर का माहौल भी पैदा हो जाता था। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि तालिबान का यही वो कमांडर था कि जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया कि वो 2002 और 3 के दौर में लगातार खुफिया तौर पर अफगानिस्तान से कभी पाकिस्तान के कोयटा शहर तो कभी कराची शहर तो कभी वापस अफगानिस्तान के चक्कर लगा रहा था। मुल्ला दादुल्ला की तरफ से कभी तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे तालिबान के सीनियर लीडर से मुलाकातें की जाती तो कभी इनसे अलग अलग तरीके से कांटेक्ट किया जाता, और इन तमाम चीजों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से कोई एक ऐसी बॉडी या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना ली जाए कि जो पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए तमाम तालिबान को एक झंडे के नीचे जमा कर दे। ये तमाम महाज मतलब कि ये जितने भी छोटे बड़े ग्रुप के जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी एक ही लीडरशिप के अंडर में आ जाएं, और फिर वहीं से ही इन तमाम लोगों के लिए फंडिंग का इंतजाम किया जाए, हथियारों का इंतजाम किया जाए, और उसी लीडरशिप के अंडर में ही प्लानिंग के तहत सारे के सारे लोग एक साथ अमेरिका और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर धावा बोलें, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक यही एक तरीका है कि जिसके बलबूते पर अमेरिका या नाटो का मुकाबला किया जा सकता है, वरना इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे कितनी भी मुद्दत तक जंग कर ली जाए कुछ भी नहीं हो सकता था। और साथियों, वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुल्ला दादुल्ला और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने इस मकसद में कामयाब हो भी गए, क्योंकि इन दोनों ने कुछ और भी सीनियर तालिबानी लीडर्स के साथ मिलकर आखिरकार एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी कि जिसने 2021 मतलब इस जंग के आखिरी दम तक बड़ा किरदार अदा किया था। इसको रहबरी शूरा का नाम दिया गया था। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इसको कोयटा शूरा के नाम से भी जानते होंगे। उसकी मेन वजह यही है कि उस दौर में तालिबान के ज्यादातर लीडर्स खुफिया तौर पर पाकिस्तान के कोयटा शहर में पना लिए हुए थे, और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बॉडी को वहीं पर ही बनाया गया था, तो इसीलिए मीडिया ने इसको कोयटा शूरा का भी नाम दे दिया था। तालिबानी लीडर्स की तरफ से 2003 में ऑफिशियली इसके एस्टेब्लिश होने का ऐलान किया गया, और फिर कुछ महीनों के बाद देखा गया कि तालिबान के जो फाउंडर और अभी तक के सबसे बड़े लीडर समझे जाते हैं मतलब कि मुल्ला उमर, उन्होंने भी इस बॉडी को ग्रीन लाइट दे दी थी। मतलब उनकी तरफ से भी ये मैसेज आ गया था कि अब से जिसको भी तालिबान से कांटेक्ट करना है, कोई बात करना है, तो वो इसी बॉडी से कांटेक्ट करे, क्योंकि यही इकलौती बॉडी ही अब से असली तालिबान है। अब जैसा कि दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर अलग अलग तरह की पोजीशंस होती हैं, ओहदे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस शोरा के अंदर भी अलग अलग ओहदे थे। मिसाल के तौर पर एक ओहदा मिलिट्री कमीशन का बनाया गया था, और ये जिम्मेदारी दी गई थी खुद मुल्ला दादुल्ला को। तो आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि तालिबान ने अपना मिलिट्री चीफ इन्हीं मुल्ला दादुल्ला को बनाया था। तमाम पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक मामलात को देखने की जिम्मेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को दी गई थी, जबकि बाहरी दुनिया से बातचीत करने की, उनसे कांटेक्ट बनाने की, वहां से फंडिंग वगैरह को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी अमीर खान मुत्तकी को। हाँ, वही अमीर खान मुत्तकी के जो आज के दौर में भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब ये जो तालिबानी बॉडी थी मतलब कि रहबरी शूरा, ये वैसे तो मिलिट्री ऑपरेशंस भी किया करती थी, लेकिन फिर भी इसका जो मेन फोकस था वो पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा था। अगर बात सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से कर ली जाए तो रहबरी शूरा नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक उस दौर में अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरा ग्रुप हुआ करता था। एक ऐसा ग्रुप कि जिसके बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में अमेरिका के ऊपर जितने भी हमले होते थे वो ज्यादातर इसी की तरफ से होते थे। बल्कि हिस्टोरिकली तो ये बात भी कही जाती है कि इन 20-21 सालों के अंदर अमेरिका के खिलाफ जो मिलिट्री के लिहाज से जंग लड़ी है वो मेनली इसी ग्रुप ने लड़ी है। यही वो ग्रुप था कि जिसको लेकर अमेरिका या नाटो की आर्मी में डर बना रहता था। अमेरिका और नाटो देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनमें हमेशा इसी ग्रुप को लेकर डिस्कशन होता था। इन लोगों की वक्त वक्त पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उनके अंदर भी इस रहबरी शूरा की बजाय इसी ग्रुप का नाम सुनाई देता था। ये ग्रुप दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वही था कि जिसको आज दुनिया में हक्कानी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आखिर ये हक्कानी नेटवर्क था क्या, और पूरे 20-21 साल तक अमेरिका की नाक में सबसे ज्यादा दम करने वाले इस खतरनाक ग्रुप की असली कहानी क्या है? हक्कानी नेटवर्क के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इसका शुरुआती छोर भी अफगान सोवियत वॉर में जाकर मिलता है। दरअसल जिस दौर में अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिद अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन को हराने में और उसको बाहर खदेड़ने में लगे हुए थे, उसी दौर में अफगानिस्तान के अंदर इन तमाम मुजाहिदों में से एक मुजाहिद का नाम जलालुद्दीन हक्कानी भी हुआ करता था, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के पख्तिया के इलाके से था। शुरुआती दौर में ही ये जलालुद्दीन हक्कानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की नजरों में आ गया था, बल्कि खुद CIA के एक ऑफिसर ने एक बार बताया था कि उसने कई बार जलालुद्दीन हक्कानी को पैसों से भरा हुआ बैग दिया था। और तो और जलालुद्दीन हक्कानी की कुछ और मुजाहिदीन के साथ उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ मुलाकात भी हुई थी, और अमेरिका के इन राष्ट्रपति ने जलालुद्दीन हक्कानी समेत इन तमाम मुजाहिदीन को फ्रीडम फाइटर्स कहा था। रीगन को उस दौर में इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस जलालुद्दीन हक्कानी को वो रशियंस के खिलाफ लड़ने की वजह से फ्रीडम फाइटर करार दे रहे हैं, आने वाले दौर में वही अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अफगान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन को हराकर उसको बाहर खदेड़ने में कामयाब रहे थे। बाद में एक सिविल वॉर हुई और उस सिविल वॉर के बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत भी कायम हो गई थी। 1996 से लेकर 2001 तक कायम रहने वाली उस तालिबानी हुकूमत में भी जलालुद्दीन हक्कानी के इन्फ्लुएंस को देखकर और हक्कानी ग्रुप के इन्फ्लुएंस को देखकर जलालुद्दीन हक्कानी को न सिर्फ मिनिस्ट्री दी गई थी, बल्कि खुद इन लोगों का जो अपना इलाका था मतलब कि पख्तिया, उसकी गवर्नरी भी दी गई थी। मगर 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक शुरू किया तो अमेरिकी इन्वेजन की वजह से जहां एक तरफ तालिबान को
भी रूपोश होना पड़ा, उन लोगों ने अफगानिस्तान या पाकिस्तान के खुफिया इलाकों में पनाह लेनी शुरू की, तो बिल्कुल तालिबान की तरह हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने भी भागकर इधर उधर पनाह लेनी शुरू कर दी थी और हक्कानी नेटवर्क के भी ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान में ही पनाह ली थी। 2002 और 2003 के दौर में जब तालिबान समेत अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तमाम छोटे बड़े ग्रुप या छोटे बड़े महाज दोबारा से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, एक झंडे के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को दोबारा से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौर में शायद हक्कानी नेटवर्क ही इकलौता ऐसा ग्रुप था कि जो अमेरिका के खिलाफ बड़े लेवल पर कार्रवाई शुरू कर चुका था। उसके हमले इतने बड़े लेवल पर हो रहे थे कि उनके धमाकों की गूंज डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंच रही थी। इसीलिए तो उस दौर में पूरे वेस्टर्न मीडिया में ये बात मशहूर होने लगी थी कि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क से डरना चाहिए और जंग की तैयारी तालिबान की बजाय हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ करनी चाहिए। यही वजह है कि आप देखेंगे कि 2003 में जब तालिबानी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जिसको दुनिया में रहबरी शूरा या कोयटा शूरा के नाम से जाना जाता है और जिसका मकसद यही था कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं, छोटे बड़े महाज हैं कि जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन तमाम को एक ही झंडे के नीचे लाया जा सके, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इकट्ठा किया जा सके ताकि फिर एक साथ ही अमेरिका के खिलाफ जंग लॉन्च की जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान के जिस ग्रुप को अपने झंडे के नीचे लाने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि यही हक्कानी नेटवर्क था। उसकी वजह यही थी कि उस दौर में यह अफगानिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे असरदार ग्रुप माना जाता था। उस दौर में हक्कानी ग्रुप के पास अफगानिस्तान में पाए जाने वाले तमाम ग्रुप्स के मुकाबले में न सिर्फ जंगजू ही ज्यादा थे बल्कि जो रिसोर्सेस होते हैं उनको जनरेट करने की जो सलाहियत थी वो भी बाकी के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी के जो आज के दौर में भी तालिबानी हुकूमत में एक मिनिस्टर हैं, वो उस दौर में इस हक्कानी नेटवर्क के मेन कमांडर हुआ करते थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि जहां एक तरफ तालिबान और बाकी छोटे बड़े ग्रुप राजधानी काबुल या बाकी सेंट्रल पार्ट से काफी दूर थे, मतलब अफगानिस्तान के साउथ के इलाके में थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो हक्कानी नेटवर्क था इसने शुरुआत से ही पूरे ईस्टर्न अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा था और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो लगभग 4 सूबों पर था, जो जिलों के हिसाब से देखें तो लगभग 46 जिले बनते हैं। इवन अफगानिस्तान की राजधानी और अमेरिका और उसकी हुकूमत का सेंटर मतलब कि काबुल भी इनकी पहुंच से दूर नहीं था। इसीलिए शुरुआत से ही हक्कानी नेटवर्क ने अमेरिका और उसकी सपोर्ट से चलने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे और ये हमले पूरे 20 साल तक जारी रहे थे। शुरुआती दिनों में हालांकि इस ग्रुप को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था और इनके बहुत सारे फाइटर्स मारे जाते थे, जिसका इन लोगों ने फिर तोड़ ये निकाला कि भर्तियों की जो स्पीड थी वो उतनी ही ज्यादा तेज कर दी ताकि इनके ग्रुप में फाइटर्स की कमी ना हो और ये जो मामला है वो पूरी तरीके से बैलेंस में रहे। यहाँ पर ये बात भी अपने माइंड में जरूर रखें कि अमेरिका समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं या कई ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं कि जो इस हक्कानी नेटवर्क को एक आतंकवादी ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज करती हैं। और ऐसा क्यों है ये आगे की चीजें जानकर आप लोगों को समझ आ जाएगा। दरअसल हक्कानी नेटवर्क का उस दौर में जो सबसे खतरनाक हथियार था वो कुछ और नहीं बल्कि खुद कुछ हमलावर होते थे। मतलब इनका कोई बंदा उस खास इलाके में जाता था या उस जगह पर जाता था कि जिसको इन लोगों को टारगेट करना होता था और वहां पहुंचकर अपने ऊपर पहले से ही लगे हुए बॉम्ब के साथ फट जाता था। अमेरिकी फौज या फिर उसकी कठपुतली अफगानी गवर्नमेंट की जो फौज थी उसको तो भूल ही जाइए, बल्कि खुद अफगानी गवर्नमेंट के लीडर मतलब कि हामिद करजई भी कई बार हक्कानी नेटवर्क के हमलों में मरते मरते बचे। अमेरिका और नेटो की फोर्सेस के अलावा अलग अलग देशों की एम्बेसीज, अफगान ऑफिशियल्स, होटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कोई भी चीज हक्कानी नेटवर्क के हमलों से महफूज नहीं थी। जुलाई 2008 में तो इन लोगों ने काबुल के अंदर मौजूद इंडियन एम्बेसी को भी टारगेट किया था और एक कार के जरिए से जब यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था तो 58 के करीब लोगों की जान गई थी, जबकि 100 से लेकर 150 के बीच लोग घायल हुए थे। 2011 में दोबारा से इस ग्रुप ने फिर काबुल के अंदर ही मौजूद यूएस एम्बेसी को भी टारगेट किया था। हालांकि यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक और घातक साबित नहीं हुआ था कि जितना 2008 में इंडियन एम्बेसी पर हुआ था। कुल मिलाकर जिस दौर में अमेरिका अफगानिस्तान में रहा वो दौर हक्कानी नेटवर्क के इस तरह के हमलों से भरा पड़ा है। अब अगर हक्कानी नेटवर्क से थोड़ा सा अलग हटकर अमेरिका और तालिबान की जो जंग चल रही थी उसके ऊपर आए तो 2003 और 4 के दौर तक तालिबान अफगानिस्तान के तमाम छोटे बड़े ग्रुप्स को अपने अंडर में लाने में कामयाब हो गया था। मतलब सारे के सारे ग्रुप के जिसमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल था उस एक झंडे के नीचे या उस एक बॉडी के अंडर में आने के लिए राजी हो चुके थे कि जिसको कोयटा शूरा के नाम से जाना जाता था। तो अब तालिबान छुप छुप कर छोटी छोटी कार्रवाइयां करने की बजाय अमेरिका से डायरेक्ट जंग करने की तैयारी शुरू कर चुका था और इस काम के लिए उसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो था भरपूर पैसा। मगर क्योंकि अब वो इकट्ठा हो चुके थे, एक झंडे के नीचे आ चुके थे, तो दुनिया की कई ताकतें उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो चुकी थीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में अमेरिका के खिलाफ तालिबान की पैसों से जिन देशों ने या जिन पार्टीज ने सबसे ज्यादा मदद की थी उनमें से पहला नाम उस पाकिस्तान का है कि जिसने अभी कुछ वक्त पहले ही खुद इसी तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की मदद की थी। मतलब पाकिस्तान इस पूरे मामले में अपनी गद्दी ही बदलता रहा था और शायद आज भी बदल रहा है। पाकिस्तान के अलावा उस दौर में तालिबान को जो माली मदद मिली थी वो ईरान से भी मिली, चाइना से मिली और इसके अलावा कुछ अरब पार्टी से भी मिली थी। मगर यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दौर में तालिबान ये सब कुछ कर रहा था उस दौर में अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान
अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर कुछ और ही चल रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट अफगानिस्तान को लेकर डिवाइड हो चुकी थी। मतलब आधे लोगों का तो ये मानना था कि अब वहाँ पर हम तालिबान को उखाड़ चुके हैं, अपनी हुकूमत बैठा चुके हैं, तो इसीलिए बेहतर है कि हम लोग वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत सारा खर्चा हो चुका है और अगर हम वहाँ पर रहेंगे तो ये खर्चा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जाएगा। जबकि दूसरा ग्रुप वो था कि जिसका मानना था कि अभी अमेरिका को वहीं पर रहना चाहिए और जो हमारी बनाई हुई हुकूमत है, मतलब कि हामिद करज़ई की हुकूमत, उसकी भर भर कर पैसे से मदद करनी चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो सके। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन में वहां से बाहर आ जाएंगे तो दोबारा से तालिबान और इस जैसे ग्रुप खड़े हो जाएंगे। लेकिन साथियों, अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की उस दौर की हुकूमत ने इन दोनों ही ऑप्शंस में से किसी को नहीं चुना, बल्कि एक तीसरा ऑप्शन चुना, और यही उस दौर में अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि अमेरिका ने अब अफगानिस्तान के अंदर उन लोगों की भर भर कर मदद करनी शुरू की कि जो ऊपर से भले ही जिधर भी हों, लेकिन अंदर से ना तो वो अमेरिका की साइड में थे और ना ही तालिबान की साइड में थे। और ये वो लोग थे कि जिनको अफगानिस्तान के अंदर वॉर लॉर्ड्स कहा जाता था, या अगर अपनी आसान जबान में कहें तो आप लोग चौधरी भी कह सकते हैं। ये अफगानिस्तान के वो चंद अमीर और बाअसर लोग थे कि जो अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे। इनके पास अपनी पर्सनल आर्मी तक हुआ करती थी और उसी के बलबूते पर ये अपने अपने इलाकों में राज किया करते थे। 2005, 6 और 7 के अफगानिस्तान पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनडायरेक्टली इस दौर में ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान इन्हीं वॉर लॉर्ड्स के कंट्रोल में हुआ करता था। किसी के पास एक सूबा था तो किसी के पास 2 सूबे थे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सारे वॉर लॉर्ड्स वही थे कि जिन्होंने किसी दौर में अमेरिका की सपोर्ट से यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ के खिलाफ जंग की थी। मगर रशिया के हार कर चले जाने के बाद ये लोग अफगानिस्तान का कंट्रोल लेने के लिए आपस में ही भिड़ गए थे। जिस सिविल वॉर के बारे में आज हम सुनते रहते हैं वो दरअसल इन्हीं सारे वॉर लॉर्ड्स में आपस में हुई थी। और फिर ऐसे ही हालात में तालिबान का जन्म हुआ था, जिसने इन तमाम को हराकर अफगानिस्तान का 1996 में कंट्रोल ले लिया था। तालिबान की हुकूमत आ जाने के बाद ये सारे के सारे वॉर लॉर्ड्स काफी कमजोर पड़ गए थे, बल्कि तालिबान तो खुले तौर पर इन सबको फसादी और करप्ट कहा करता था। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया और तालिबान एक बार फिर से सत्ता से बेदखल हो गया तो ये सारे वॉर लॉर्ड्स को दोबारा से तरक्की करने का मौका मिल गया। और अब तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि अमेरिका ने भी इन्हीं सबको चुन लिया था, इनकी भर भर कर मदद करनी शुरू कर दी थी ताकि अमेरिका खुद तालिबान की गोली से दूर रह सके और अमेरिका के बिहाफ पर ये सारे वॉर लॉर्ड्स तालिबान से जंग करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सारे वॉर लॉर्ड्स ने अमेरिका के साथ भी खेल कर दिया। वो इस तरह से कि ये अमेरिका से हाथ तो मिला चुके थे, उससे भर भर कर पैसों की शक्ल में खूब मदद भी ले रहे थे, लेकिन जब भी तालिबान से जुड़ी हुई कोई इंटेलिजेंस दिया करते थे, कोई मालूमात दिया करते थे तो वो ज्यादातर गलत ही हुआ करती थी, बल्कि दी गई जानकारी तालिबान की बजाय किसी दूसरे ऐसे वॉर लॉर्ड के ठिकाने की हुआ करती थी कि जिससे जानकारी देने वाला वॉर लॉर्ड नफरत किया करता था। मतलब अमेरिकी मदद से अब इन लोगों ने तालिबान से लड़ने की बजाय आपस में ही जो एक दूसरे के खिलाफ पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी वो सब बराबर करनी शुरू कर दी। तो अब हो ये रहा था कि अमेरिका अब जब भी इन लोगों की तरफ से मिली हुई जानकारी के ऊपर कहीं बमबारी किया करता था, आसमान से गोलियां बरसाता था, कहीं खतरनाक हमले किया करता था, तो उन सब में नुकसान तो बहुत होता था, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती थी, लेकिन ना तो ये नुकसान तालिबान का था और ना ही ये मरने वाले लोग तालिबान के हुआ करते थे, बल्कि ये नुकसान और ये मरने वाले लोग या तो इन्हीं में से किसी एक वॉर लॉर्ड के हुआ करते थे या फिर निहत्ते आम लोग हुआ करते थे। एक के बाद एक लगातार जब ऐसा होता रहा तो इसकी वजह से अब हुआ ये कि जहां एक तरफ अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान के आम लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया, उसकी छवि बुरी से बुरी होती चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट तालिबान की छवि आम लोगों में अच्छी होती चली गई और ऐसे ही माहौल में तालिबान को और भी ज्यादा ताकतवर होने का मौका मिलता रहा। फाइनली 2006 की शुरुआत में वो वक्त आ ही गया कि जिसका तालिबान ने लंबे वक्त से इंतजार किया था, बल्कि ये कह सकते हैं कि जिसकी तैयारी तालिबान बड़े ही लंबे वक्त से कर रहा था और जिस चीज को ही तालिबान अमेरिका की 20 साल की जंग का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट भी समझा जाता है, और ये चीज थी तालिबान का पहला डायरेक्ट हमला। मतलब 2001 में हुकूमत के गिर जाने के बाद पहली बार अमेरिका से आमने सामने का मुकाबला करना, और इस चीज की शुरुआत तालिबान ने अफगानिस्तान के मशहूर इलाके कंधार से की थी। और कंधार से ही क्यों की थी, इसके पीछे भी कई वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो यही थी कि अफगानिस्तान के साउथ में मौजूद ये जो कंधार का इलाका है ये हमेशा से ही तालिबान का गढ़ समझा जाता है। तालिबान के सबसे पहले और बड़े लीडर मुल्ला उमर का घर भी यहीं पर है, और तो और यही वो इलाका है कि जहां से 18वीं सदी में पश्तून लोगों ने मॉडर्न अफगानिस्तान मतलब कि उस अफगानिस्तान की बुनियाद रखी थी कि जिसको आज के दौर में हम देखते हैं। मॉडर्न अफगानिस्तान के फादर समझे जाने वाले अहमद शाह दुर्रानी या जिनको अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, उनका मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। और तो और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चोगा मतलब कि एक कमीज कि जिसके बारे में ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि यही वो चोगा था कि जिसको पहनकर नबी अलैहिस्सलाम मिराज के सफर पर गए थे, वो भी अफगानिस्तान के इसी इलाके में मौजूद एक मजार के अंदर महफूज है। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा। ये तालिबान के सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर की उन 2-3 तस्वीरों में से एक है कि जो इंटरनेट पर मौजूद है, क्योंकि उसके अलावा तो मुल्ला उमर की ज्यादा तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं है। ये 1996 की मुल्ला उमर की वही तस्वीर है कि जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने हाथ में वही
मुकद्दस कपड़ा पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुल्ला उमर ने 1996 में इसी कपड़े को उठाकर ही अपनी हुकूमत का आगाज किया था, या आप कह सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का टाइटल हासिल किया था, और उसके बाद वहाँ के लोगों ने उनके हाथ पर बैत की थी। तो अब किस्सा मुख्तसर ये है कि इन बहुत सारे रीजंस की वजह से तालिबान ने अपनी पहली बड़ी जंग का आगाज यहीं से किया। पिछले 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तालिबान अपने इस खास इलाके को कंट्रोल में लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन जाहिर है जब 2005 के आखिर में और 2006 की शुरुआत में तालिबान हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी खामोश बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वो इन तमाम चीजों से बाखबर था और उसके पास लगातार तालिबान से रिलेटेड तमाम इंटेलिजेंस भी पहुंच रही थी। उसको तालिबान के बारे में लगभग तमाम जानकारियां मिल रही थी कि इनके पास फाइटर्स की तादाद कितनी है, ये किस किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और किस किस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां कहां पर हमले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि जब बाद में हमला हुआ तो अमेरिका और तमाम नाटो ग्रुप के होश उड़ गए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास लगातार तालिबान से जुड़ी हुई जितनी भी खुफिया मालूमात आ रही थी वो सारी की सारी गलत थी, और उससे भी ज्यादा इन लोगों के लिए शर्म की बात ये थी कि खुद तालिबान को भी इस बात का इल्म था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन तालिबान से रिलेटेड अमेरिका और नेटो के पास पहुंच रही है वो सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि तालिबान ने भी इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। अब तालिबान ने किया ये कि अपना सरप्राइज और बड़ा अटैक करने से पहले कुछ इलाकों में छोटे छोटे अटैक शुरू किए, ताकि उनके जरिए से ये पता लगाया जा सके कि तालिबान के हमलों की सूरत में अमेरिका और नेटो कैसे जवाब देंगे। मतलब कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनके पास फाइटर्स मतलब फौजियों की कितनी तादाद है, और इनकी मदद के लिए इनकी सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका की एयरफोर्स या ड्रोन्स वगैरह कितनी देर में पहुंच जाएंगे और कहां कहां से पहुंचेंगे। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए तालिबान ने जो सबसे पहला हमला किया वो संगीन नाम के उस शहर पर किया कि जो कंधार और हेलमंद नाम के जो दो सूबे हैं उनके बॉर्डर के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर उस दौर में अफगानिस्तान की उस फौज के सिपाही तैनात थे कि जिस फौज को कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने खड़ा किया था। फरवरी की कड़कती हुई ठंड में एक दिन बिल्कुल तड़के सुबह तालिबान की तरफ से इसी फौज के ऊपर सरप्राइज अटैक किया गया। अटैक होते ही चंद लम्हों के अंदर इस फौज को भी और इसके पीछे मौजूद जो अमेरिका और नेटो था सबको ये समझ आ चुका था कि उनके पास तालिबान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो चाहे नंबर से रिलेटेड हो या फिर हथियारों या बाकी चीजों से रिलेटेड हो, वो लगभग सारी की सारी गलत आ रही थी। ये अफगान फौज तो तालिबानी फाइटर्स के सामने संभल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए जब इन लोगों ने अपना पूरी तरीके से घिराव होते हुए देखा तो फौरन मदद के लिए अमेरिका और नेटो को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, और कुछ देर के अंदर ही ऊपर आसमान पर अमेरिका और पूरा नेटो ग्रुप अपनी ताकतवर एयरफोर्स लेकर पहुंच भी गया। फौरन ही अमेरिकी फाइटर जेट्स ने खतरनाक बमबारी शुरू कर दी, आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए से फायरिंग शुरू कर दी। अब जाहिर है एयरफोर्स अमेरिका का वो ताकतवर हथियार था कि जिसका तालिबान के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। हालांकि कोई भी जवाब न होने के बावजूद भी जो तालिबानी फाइटर्स थे उन्होंने अमेरिका की एयरफोर्स या अफगानिस्तान की इस पूरी फौज को अगले 3 दिन तक एंगेज करके रखा और उनसे लड़ते रहे। और जब 3 दिन के बाद जाकर ये जंग खत्म हुई तो तालिबान के लगभग 40 के करीब फाइटर्स खत्म हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ अफगान फोर्सेस में भी मरने वाले लोगों का आंकड़ा दर्जनों में पहुंच चुका था। अब टेक्निकली देखा जाए तो तालिबान को अपने सबसे पहले हमले में नाकामयाबी मिली थी, क्योंकि जाहिर है वो उस इलाके को कंट्रोल में लेने में नाकामयाब साबित हुए थे कि जिसको कंट्रोल में लेने के इरादे से गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इसी हमले ने अमेरिका और 42 देशों के उस ग्रुप को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था कि जिनको लग रहा था कि उनके पास तालिबान से जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन है और तालिबान अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। यही वजह थी कि इस हमले के फौरन बाद अमेरिका हड़बड़ाहट में आ गया था और उसने फौरन ही नई तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की और फौरन ही एक नई प्लानिंग के तहत मई 2006 में ही तालिबान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताकि तालिबान के जो अब वाकई खड़ा हो चुका है उसको शुरुआत में ही पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन में अपने लगभग सारे ही एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। जिस इलाके को लेकर भी ये शक होता कि यहाँ पर तालिबान के ठिकाने हो सकते हैं वहाँ पर खतरनाक बमबारी कर दी जाती, और जिस इलाके को लेकर ये शक होता कि यहाँ पर तालिबान से जुड़े हुए फाइटर्स मौजूद हो सकते हैं तो वहाँ पर फाइटर जेट्स की मदद से ही अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हुआ करती थी उनको उतार दिया जाता था। मगर दूसरी तरफ जाहिर है तालिबान भी पहले से ही जानता था कि अमेरिका की तरफ से ये सब कुछ किया जाएगा, बल्कि उसने तो जो अपना पहला छोटा हमला किया था वो इन्हीं सारी चीजों को ही तो टेस्ट करने के लिए किया था। तो इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया उसने फौरन ही कंधार के इलाके में अपना मेन ऑफेंस लॉन्च कर दिया। कंधार सूबे के आसपास के जितने भी छोटे बड़े इलाके थे उन सब में अब खुलेआम तालिबान की तरफ से हमले होने लगे। साल 2001 मतलब तालिबान की हुकूमत गिर जाने के बाद ये पहला मौका था कि जब तालिबान और अमेरिका की आमने सामने जंग हो रही थी। साथियों, तालिबान का ये ऑफेंस और अमेरिका का ये स्पेशल ऑपरेशन ऐसे ही अगले कई महीनों तक चलता रहा, दोनों तरफ से खून बहता रहा, और फिर 2006 के अगस्त सितंबर के महीने में जाकर जब ये खत्म हुआ तो ऑलरेडी तालिबान की तरफ से लगभग 1000 से भी ज्यादा फाइटर्स खत्म हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ भी अमेरिका के 98, ब्रिटेन के 39 और बाकी देश के जो इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे थे उनके भी मिला लिए जाएं तो टोटल 191 लोग मारे गए थे। टेक्निकली देखा जाए तो तालिबान और अमेरिका की ये पहली बड़ी जंग बेनतीजा रही थी, या आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ के लोगों ने काफी कुछ खो दिया था, क्योंकि ना तो तालिबान वो सारे इलाके सही तौर पर हासिल कर सका था कि जिनको हासिल करने के लिए ही उसने ये
ऑफेंस लॉन्च किया था, और न ही अमेरिका साउथ के इलाके में जो तालिबान दोबारा से खड़ा हो गया था उसको कुचलने में कामयाब हो सका था, बल्कि तालिबान तो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था कि जितना ताकतवर होने की उनको लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि 2006 की ये जंग बेनतीजा जरूर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस जंग का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पूरे इन 20-21 सालों में सबसे ज्यादा असर अगर किसी चीज ने डाला था तो वो 2006 की यही जंग थी, क्योंकि इसके बाद तालिबान और अमेरिका की इस जंग में मानो सब कुछ बदल गया था। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो वो तो ये था कि तालिबान को अब समझ आ चुका था कि उनके सामने ये अफगानिस्तान की नई आर्मी तो कुछ भी नहीं है, और हाँ, वो अमेरिका और नेटो की फौज का भी जैसे तैसे मुकाबला कर ही सकते हैं, मगर हाँ, वो एक हथियार कि जिसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो की एयरफोर्स है। इसीलिए उन लोगों ने अब अपना जंग करने का तरीका ही बदल डाला। इसके बाद वो लोग कभी भी 2006 की तरह खुलेआम जंग लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि अब वो करने ये लगे थे कि जितनी भी अमेरिका या नेटो की अहम लोकेशंस होती थी उनको टारगेट पर लेते थे और वहां पर धमाके करते थे, या इसके अलावा कभी कभी बिल्कुल पुराने ही गुरिल्ला वाले अंदाज में कहीं पर फौरन हमला करते और वहां से निकल लिया करते थे। मतलब इसके बाद अब तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ खुले आसमान के नीचे आना बंद कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ऐसा करना बेवकूफी होगी। जबकि अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो वो अमेरिका की तरफ से देखा गया। वो बदलाव ये था कि अमेरिका और नेटो की वो फौज की जो 2006 तक पूरे अफगानिस्तान में इधर उधर टहलती रहती थी, हिफाजत के नाम पर हर जगह पर मौजूद रहती थी, अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया था, बल्कि वो अब या तो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर रुका करते थे, या फिर ऐसे शहर के जहां पर अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था उस शहर की स्पेसिफिक जगह पर ही रुका करते थे। इवन हालात तो ऐसे हो गए थे कि अगर ये कभी किसी खुली जगह पर या आम जगह पर हुआ भी करते थे और वहां पर इनको कुछ तालिबानी फाइटर्स इधर से उधर जाते हुए नजर भी आ जाते थे तो ये लोग इग्नोर कर देते थे। अब अगर तीसरे बदलाव की बात करें तो वो था नेटो के अंदर टूट पड़ना। दरअसल 2006 की इस आमने सामने की जंग के फौरन बाद दुनिया के सामने जैसे ही ये क्लियर हुआ कि तालिबान तो हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वैसे ही जो नेटो के देश थे उनमें टूट पड़ गई। नेटो के ज्यादातर देश अपने फौजियों को अफगानिस्तान की जमीन पर भेजने से कतराने लगे थे। वो कहा करते थे कि हम अफगानिस्तान में अपने फौजियों को सिर्फ इसी शर्त पर भेज सकते हैं कि अगर उनको जंग के मैदान से दूर रखा जाए, मतलब उनको मिलिट्री बेसिस वगैरह पर रखा जाए, दूसरे काम लिए जाएं, लेकिन गोली का मुकाबला न करवाया जाए। सिर्फ यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे 3-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट जंग में अमेरिका का कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि 2001 के बाद पहली बार दुनिया को अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत का पता चल चुका था। इसीलिए यहाँ पर उस चौथे बदलाव का जिक्र करना भी जरूरी है कि जो 2006 की इस जंग की वजह से आया था, और वो बदलाव ये था कि अमेरिका को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि शायद उसको तालिबान के साथ टेबल पर बैठना चाहिए, मतलब तालिबान के साथ अब बातचीत करना चाहिए। और अमेरिका को इस बात का एहसास इसीलिए हुआ था क्योंकि अब एक्सपर्ट्स खुलकर ये कहने लगे थे कि 2006 की जंग से तो ये समझ में आता है कि अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से निकलने का इरादा करेगा, तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लेगा। 2006 का साल जब हमारी इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तो अफगानिस्तान की राजनीति को भी पूरी तरीके से बदल कर रुखसत हो रहा था, क्योंकि यही तो वो साल था कि जिसमें तालिबान पूरी दुनिया को ये क्लियर मैसेज देने में कामयाब हो चुका था कि तालिबान इज कमिंग बैक, मतलब तालिबान वापस आ रहा है। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान से मानो पूरी तरीके से खत्म हो चुके तालिबान ने 2006 में अमेरिका और ब्रिटेन से जो पहली आमने सामने की जंग की, उसने अमेरिका और नेटो को भी पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था, और उनको भी ये महसूस हो चुका था कि तालिबान हो ना हो वो तो नहीं है कि जो वो किसी दौर में सोच कर आए थे। अब वैसे तो तालिबान अमेरिका की ये जो 20-21 साल की पूरी जंग थी, इसमें 2006 का साल तालिबान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और खास साबित हुआ, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाद के कुछ सालों में तालिबान को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहला झटका तो उनको अपने सबसे बड़े कमांडर की शक्ल में मिला। दरअसल अगर आप लोग अफगान तालिबान वॉर की हमारी ये सीरीज शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल शुरुआत से ही इस जंग में जहां एक तरफ तालिबान की तरफ से पॉलिटिकली सबसे बड़ा किरदार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अदा कर रहे थे, तो मिलिट्री के लिहाज से मतलब जंगी लिहाज से सबसे बड़ा किरदार इन लोगों के एक कमांडर मुल्ला दादुल्ला का था। मुल्ला दादुल्ला तालिबान के लिहाज से सबसे ताकतवर और अमेरिका और नेटो के लिहाज से सबसे खतरनाक कमांडर थे। अब हुआ ये कि 13 मई 2007 के दिन इन्हीं मुल्ला दादुल्ला को अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ हेलमंद के इलाके में एक मीटिंग के लिए जाना था। जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचे तो नेटो फोर्सेस को इनके वहां पहुंचने की इंटेलिजेंस पहले से मिल चुकी थी, इसीलिए नेटो फोर्सेस और जो अफगानिस्तान की आर्मी थी उसने इन लोगों के ऊपर फायरिंग की। इस फायरिंग में मुल्ला दादुल्ला की 3 गोलियां लगी, जिसमें से एक गोली उनके सर पर भी लगी और इसी गोली की वजह से मुल्ला दादुल्ला की मौत हो गई। मुल्ला दादुल्ला का जाना तालिबान के लिए वो नुकसान था कि जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती थी, या कम से कम जल्दी नहीं हो सकती थी। इसके बाद तालिबान को एक और बड़ा झटका 2010 में उस वक्त लगा कि जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कराची में छापा मारते हुए तालिबान के कई सीनियर लीडर्स को अरेस्ट किया, और इन अरेस्ट होने वाले लोगों में एक नाम तालिबान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर मतलब कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी था। जाहिर है ये उस दौर में तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा थे। इनके नाम पर ही अमेरिका के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान से उठने वाले छोटे
छोटे बड़े ग्रुप यूनाइट हो चुके थे और इनके नाम पर ही दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतें तालिबान को फंडिंग कर रही थीं। इसके अलावा एक और भी बड़ा झटका था जो तालिबान को अगस्त 2007 में ही लग चुका था, और वो झटका था हक्कानी नेटवर्क का तालिबान की जो मेन बॉडी थी, मतलब कि क्वेटा शोरा या रहबरी शूरा, उससे अलग हो जाना। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो 20-21 साल अमेरिका के खिलाफ जंग चली थी, इसमें अगर किसी ग्रुप ने जंग के लिहाज से सबसे बड़ा किरदार अदा किया, मतलब नेटो और अमेरिका के ऊपर सबसे खतरनाक और सबसे बड़े बड़े हमले किसी ग्रुप ने किए थे, तो वो यही हक्कानी नेटवर्क था। उस दौर में राजनीतिक तौर पर भले ही तालिबान के ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे कई सीनियर लीडर ज्यादा ताकतवर थे और इनकी ये जो बॉडी थी, मतलब कि रहबरी शूरा, ये दुनिया में ज्यादा जानी पहचानी जाती थी, लेकिन मिलिट्री के लिहाज से पूरे अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के आसपास भी कोई दूसरा ग्रुप नहीं भटकता था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि तालिबान की वो बॉडी कि जो अभी 2006 में ही पहली आमने सामने की जंग में अपना लोहा मनवा चुकी थी, अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुकी थी, वो अब एक के बाद एक लगने वाले इन तमाम झटकों की वजह से काफी कमजोर होती जा रही थी। हालांकि एक तरफ जब ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ इनकी जंग नहीं रुक रही थी, बल्कि जंगी मामलात में तो हर गुजरते वक्त के साथ ये तमाम छोटे बड़े ग्रुप बढ़त ही बनाते जा रहे थे। साथियों, इस पूरी जंग में तालिबान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2012, 13 और 14 के दौर में भी आया था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये तालिबान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। और ये सबसे बड़ा झटका कुछ और नहीं बल्कि तालिबान के फाउंडर, या आप ये कह सकते हैं कि तालिबान के ऑल टाइम सबसे बड़े लीडर, मतलब कि मुल्ला उमर का इस दुनिया से चले जाना था। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि तालिबान को बनाने वाले इस लीडर मुल्ला उमर की मौत को आज भी उन चंद राजों में से एक माना जाता है कि जो पूरी तरीके से दुनिया के सामने खुल नहीं सका है। मतलब मुल्ला उमर की मौत कब हुई थी, कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारे सवाल आज भी अनसुलझी पहेलियों की तरह देखे जाते हैं। दोस्तों, 2001 में अमेरिकी हमले के बाद जब तालिबान की सत्ता खत्म हुई तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसके तमाम सीनियर लीडर्स खुफिया ठिकानों पर चले गए थे, और फिर बाद में आने वाले सालों में जब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ दोबारा खड़े होने की कोशिश की, अमेरिका से जंग वगैरह की, तो वो अपनी लोकेशंस बदलते रहे, कभी इस ठिकाने पर, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, अपने बाकी तालिबानी सीनियर लीडर्स से, इवन इस तरह के बाकी लोगों से भी मिलते रहे। लेकिन इकलौता वो लीडर के जो 2001 के बाद कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, बल्कि खुद सीनियर तालिबानी लीडर्स को भी जिसके बारे में पता ही नहीं हुआ करता था कि वो कहाँ है, कैसे जी रहा है, तो वो लीडर कोई और नहीं बल्कि यही सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर थे। हाँ, खुफिया तौर पर इनकी तरफ से जारी होने वाले बयान या फिर इनकी तरफ से जारी होने वाले हुक्म सीनियर लीडरशिप के जरिए से आम तालिबानी फाइटर्स तक जरूर पहुंचते रहते थे। इसीलिए अब हुआ ये कि 2010 के आसपास में जब पाकिस्तान की तरफ से उस दौर के तालिबान के सबसे मशहूर पॉलिटिकल फेस, मतलब कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस दौर में तालिबान में एक और सीनियर लीडर हुआ करते थे, मुल्ला अख्तर मंसूर। उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की गैर मौजूदगी में उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। अब तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर और बाकी तालिबानी लीडरशिप, या आप कह सकते हैं कि नीचे लेवल के जो फाइटर्स थे, उनके बीच एक ब्रिज बनने का काम भी इन्हीं मुल्ला अख्तर मंसूर ने शुरू कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब दुनिया की नजरों में सिर्फ मुल्ला अख्तर मंसूर ही इकलौते वो इंसान हैं कि जो मुल्ला उमर के टच में हैं। इसीलिए ये वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे बयान लाते थे, हुक्मनामे लाते थे, जो ये तालिबानियों को सुनाते थे, और सुनाते वक्त यही इशारा करते थे कि ये उनके सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर की तरफ से है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मगर फिर हुआ ये कि तालिबान के कुछ और सीनियर लीडर्स या कुछ और ऐसे कमांडर्स कि जिनकी कुछ मुद्दों पर मुल्ला अख्तर मंसूर से बन नहीं पा रही थी और इख्तलाफ पर इख्तलाफ होता जा रहा था, उन लोगों ने अचानक से ये मांग कर दी कि मुल्ला अख्तर मंसूर हमको एक बार मुल्ला उमर से मिलवाओ, ताकि हम ये तमाम मैटर क्लियर कर सकें और इस इख्तलाफ को खत्म कर सकें और हम लोगों के बीच एकता बना सकें। मगर इन लोगों की ये डिमांड मुल्ला अख्तर मंसूर ने सिरे से खारिज कर दी। बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इन लोगों की ये जिद बढ़ती जा रही थी, और इन लोगों की जिद बढ़ने के बावजूद भी मुल्ला अख्तर सिरे से ही नकार रहे थे, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि धीरे धीरे इन तमाम लोगों को ये शक होने लगा कि मुल्ला उमर मौजूद भी हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबे वक्त से मुल्ला अख्तर मंसूर ये तमाम फरमान मुल्ला उमर की तरफ से नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ से सुना रहे थे। बस फिर क्या था, मुल्ला उमर को लेकर ये चंद लोगों में जो शक पैदा हुआ था, अब वो पूरे तालिबान बल्कि पूरे अफगानिस्तान में फैल चुका था। और इसी शक के फैल जाने की वजह से कुछ वक्त के बाद ही वो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि जिसने तालिबान को हिला कर रख दिया, और वो खुलासा था उनके सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर की मौत की खबर। मतलब अब फाइनल हो चुका था कि तालिबान के मुल्ला उमर वाकई इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आज आप लोगों को मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। कोई कहता है कि उनकी मौत 2013 में हुई थी और वो भी पाकिस्तान में हुई थी। अब कैसे हुई थी तो इसको लेकर कुछ कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, बाद में उनको एक कराची के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। तो कोई कहता है कि उनको कत्ल किया गया था और उनके कत्ल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। हालांकि दुनिया की कई खुफिया एजेंसीज और खुद तालिबान के भी कई सीनियर लीडर्स का यही मानना था कि दरअसल मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत 2013 में नहीं बल्कि बहुत पहले ही 2010 में हो गई थी, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के ही अंदर हुई थी। अफगानिस्तान में भी उनकी मौत जाबुल नाम का जो सूबा है उसके उस इलाके में हुई थी कि जहां पर अमेरिका का अपना बेस भी मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि मुल्ला उमर का यह ठिकाना अमेरिकी बेस से ज्यादा में ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर दूर ही था। मतलब आप कह सकते हैं कि वो लंबे वक्त तक अमेरिकियों की नाक के नीचे रहे, मगर अमेरिकियों को खबर
खबर ना हो सकी। इनकी मौत के बाद एक और खुलासा ये भी हुआ था कि क्योंकि इनकी मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी, तो इसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो अपनी मौत से भी कई साल पहले से इस हालत में पहुंच चुके थे कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह पॉलिटिकल फैसले नहीं ले सकते थे। मतलब ये जो कुछ भी जंग चल रही थी उसमें ये जो भी इनके नाम पर फरमान जारी होते थे, हुक्मनामे जारी होते थे, ये सारे दरअसल किसी और के दिमाग से निकल रहे थे। यही वजह है कि जब 2014 और 15 के दौर में मुल्ला मोहम्मद उमर से रिलेटेड ये सारे खुलासे हो रहे थे तो तालिबान के अंदर क्लियरली टूट भी दिखाई दे रही थी। इन लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो चुका था, बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे से काफी नाराज नजर आ रहे थे। मगर जाहिर है ये काम तो तालिबान की लीडरशिप में भी जो 2-3 गिने चुने सबसे ऊपर के लोग थे उन्होंने ही किया था, और उनके पास भी ऐसा करने का सिंपल जवाब यही था कि उन्होंने ये सब कुछ एकता के लिए किया था, क्योंकि मुल्ला मोहम्मद उमर के अलावा पूरे अफगानिस्तान में कोई ऐसा इंसान था ही नहीं कि जिसके नाम पर अमेरिका के खिलाफ तमाम के तमाम अफगानियों को या तालिबानियों को इकट्ठा किया जा सके। कहानी में आगे बढ़ें तो अब ऑलरेडी वो दौर शुरू हो चुका था कि जब अमेरिका हर सूरत में एक फेस सेविंग के साथ अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, और जैसा कि हम आपको पीछे बता ही चुके हैं कि 2006 की जंग के बाद ही अमेरिका का मन बदल चुका था, या आप कह सकते हैं कि उसको रियलिटी चेक मिल चुका था। इसी वजह से अब उसने तालिबान के साथ टेबल पर बैठने का फैसला कर लिया था। ऐसे ही माहौल में एक दिन बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक पश्तून के जो चेहरे से भी काफी संजीदा, काफी सीरियस नजर आता था, वो अमेरिका की सपोर्ट से चलने वाली अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी उसके एक सीनियर बंदे से मिला, और उस पश्तून बंदे ने उस सीनियर ऑफिशियल को, मतलब कि उस गवर्नमेंट के बंदे को बताया कि मैं कोई और नहीं बल्कि तालिबान का जो सीनियर लीडर है, मतलब कि मुल्ला अख्तर मंसूर, वही हूँ, और मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि हम मतलब कि तालिबान अब वाकई अफगान गवर्नमेंट से और अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं। ये सुनते ही वो जो अफगान गवर्नमेंट का बंदा था उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि लंबे वक्त से चाहे अफगान गवर्नमेंट हो या अमेरिका हो, ये दोनों ही इसी बात की तो कोशिश कर रहे थे, मतलब तालिबान को टेबल पर लाने की कोशिशें कर रहे थे, जबकि तालिबानी जो लीडरशिप थी उसके अंदर इस मैटर को लेकर डिवीजन पाया जाता था। कुछ लोग अमेरिका के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार थे, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर तालिबानी इस बात को सिरे से ही नकारते थे और वो आखिरी दम तक अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ जंग की बात करते थे। तो अब तालिबान के अंदर इस मैटर पर इस डिवीजन को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2010 में इस तरह से तालिबान का राजी हो जाना कितनी बड़ी खबर रहा होगा। इसीलिए खुशी से पागल अफगान गवर्नमेंट के उस बंदे ने ये खबर मिलते ही फौरन ही अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को खबरदार कर दिया कि देखो तालिबान बैठने के लिए राजी हो चुके हैं। जाते जाते उस बलूची आदमी ने, या आप कह सकते हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर ने, उस गवर्नमेंट के बंदे से ये भी कहा कि मैं दोबारा अपने कुछ सीनियर लोगों के साथ वापस आऊंगा और तब ही हम आप लोगों के सामने अपने शराइत रखेंगे, मतलब इस पूरी बातचीत को लेकर हमारी जो भी कंडीशंस वगैरह हैं वो रखेंगे। उस दौर में साथियों अब वेस्टर्न वर्ल्ड में हर तरफ यही खबर चल रही थी कि तालिबान आखिरकार लंबे वक्त के बाद टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो चुका है। जब ये सारी खबरें चल रही थीं तो ब्रिटेन और अमेरिका ने ये किया कि अपने तमाम मीडिया को हुक्म दिया कि आप ये खबर तो चलाते रहें, लेकिन इस खबर में से मुल्ला अख्तर मंसूर का नाम हटा लें, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखने के बाद मुमकिन है कि तालिबान के अंदर उनकी पोजीशन कमजोर पड़ जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि तालिबान खुद इस टॉपिक को लेकर काफी डिवाइड नजर आता था। तो अमेरिका और ब्रिटेन को यह भी डर था कि कहीं तालिबान में मुल्ला अख्तर मंसूर के खिलाफ बगावत न हो जाए और ये जो बातचीत है ये शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। तो मीडिया ने ऐसे ही किया, खबर तो चलाते रहे, लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर का नाम खामोशी के साथ हटा लिया गया। दूसरी तरफ वो मुल्ला अख्तर मंसूर के जिन्होंने अपने चंद साथियों के साथ एक मुकर्ररा वक्त पर आने का वादा किया था, वो पहली मीटिंग के लिए उस जगह पर पहुंच भी गए। पहली मीटिंग में उनकी मुलाकात जिन बंदों के साथ हुई थी उनका ताल्लुक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के साथ था या फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ था। ये मीटिंग काफी फ्रूटफुल साबित हुई और इसी मुलाकात में ही ये भी तय कर लिया गया कि अगली बार इन मुल्ला अख्तर मंसूर की मुलाकात डायरेक्ट अफगानिस्तान की हुकूमत के जो राष्ट्रपति थे, मतलब कि हामिद करजई, उनके साथ करवाई जाएगी। कब और कहां पर होगी ये भी तय कर लिया गया था। और जाते जाते इन मुल्ला अख्तर मंसूर को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की तरफ से और अफगानिस्तानी हुकूमत के बंदों की तरफ से हजारों डॉलर्स भी दिए गए। हजारों डॉलर्स लेकर ये मुल्ला अख्तर मंसूर वहां से चलते बने और जो मुकर्ररा वक्त था उस पर दोबारा मीटिंग के लिए पहुंच भी गए। दोबारा जब मीटिंग हुई तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के बंदों ने इनको बाकायदा अपने एक फाइटर जेट के अंदर बैठाया और पूरे प्रोटोकॉल के साथ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का जो पैलेस था वहां लेकर पहुंचे। वहां पर इस दूसरी मीटिंग में इनकी मुलाकात जिन लोगों के साथ हुई थी वो कुछ तो अफगान हुकूमत के सीनियर लोग थे, ऐसे सीनियर लोग कि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बिल्कुल आसपास रहते थे या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बंदे थे। इस मुलाकात में इन मुल्ला अख्तर मंसूर की तरफ से तालिबान की सबसे शुरुआती 3 शर्तें भी रखी गईं, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि तालिबान चाहता है कि उनके जितने भी कमांडर्स बाहर हैं उनको अमन के साथ अफगानिस्तान में वापसी करने का मौका दिया जाए, वापस आने दिया जाए। दूसरी शर्त ये है कि हमारे ये जो छोटे बड़े महाज हैं इनके जो जंगजू हैं उनको सरकारी नौकरियां दी जाएं, और तीसरी शर्त ये है कि हमारे जितने भी बंदों को कैदी बनाकर रखा गया है उन सबको
आज़ाद कर दिया जाए। ये तीनों शर्तें जैसे ही अमेरिका और अफगान हुकूमत के लोगों ने सुनी तो वो तो हैरान रह गए। उसकी वजह ये थी कि ये कुछ ज़्यादा ही मामूली शर्तें थीं और ऐसी शर्तें अमेरिका या फिर अफगान हुकूमत के बंदे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने तो फौरन ही सर हिला दिया, मतलब खुशी खुशी इन तीनों शराइत पर हामी भर दी। मगर साथ ही बड़ी ही खामोशी के साथ इस मीटिंग के दौरान ही इन मुल्ला अख्तर मंसूर के कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए। मीटिंग के बाद अब इन्हीं तस्वीरों को अफगान हुकूमत की जेल में बंद जो तालिबानी कैदी थे उनको दिखाया गया और उनसे पूछा गया क्या यही वो मुल्ला अख्तर मंसूर हैं कि जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बाद तालिबान में सबसे सीनियर समझे जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पॉलिटिकली तालिबान को लीड कर रहे हैं। तो ये पूछने पर अब वहां पर जो तालिबानी कैदी बंद थे उनमें से कुछ ने तो फौरन हामी भर दी कि हाँ यही मुल्ला अख्तर मंसूर हैं, जबकि ज्यादातर ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो कभी मुल्ला अख्तर मंसूर से मिले ही नहीं हैं, तो भला हम कैसे बता सकते हैं कि ये वही हैं या फिर नहीं। मगर साथियों भले ही कम तादाद में लेकिन कुछ कैदी ये कह चुके थे कि हाँ यही मुल्ला अख्तर मंसूर हैं, तो इसीलिए अब अमेरिका ने बिना वक्त गवाए आगे बढ़ना ही सही समझा। और तो और अमेरिका के मशहूर कमांडर मैक्रिस्टल ने तो इस चीज का क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया। मतलब हर जगह जो मीडिया में खबरें चल रही थी उसमें अब वो ये संदेश देने लगे कि उनके खतरनाक हमलों की वजह से ही तालिबान टेबल पर आने के लिए राजी हुआ है। तो कुल मिलाकर अब हो ये रहा था कि सब कुछ सेट था और तीसरी मीटिंग मतलब तीसरी मुलाकात के लिए भी टेबल को सजाया जा चुका था। तीसरी मुलाकात के लिए मुल्ला अख्तर मंसूर को बुलाया गया और इस मीटिंग में तालिबान की जो पिछली 3 शर्तें थीं उनके मुकाबले में अमेरिका और अफगान हुकूमत की तरफ से अपनी शर्तें रखी गईं। मीटिंग ये भी पूरी तरीके से फ्रूटफुल साबित हुई और आखिर में जाते जाते एक बार फिर से मुल्ला अख्तर मंसूर को हजारों डॉलर से भरा हुआ बैग दिया गया और पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक प्लेन में बैठाकर उनको रवाना किया गया। लेकिन साथियों इस तीसरी मीटिंग में एक बड़ी ही अजीब चीज हुई, वो ये कि इस तीसरी मीटिंग में अमेरिका की तरफ से एक नए बंदे को भी बैठाया गया था कि जो इस मीटिंग में पूरी तरीके से खामोश रहा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका और अफगान हुकूमत की तरफ से बातचीत करने वाली टीम का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन वो आसपास में बैठे हुए तमाम लोगों को बड़ी ही ध्यान से घूर रहा था। मीटिंग खत्म हुई तो पता चला कि अमेरिका की तरफ से ये जो खामोश रहने वाला बंदा बैठाया गया था ये दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा बंदा था कि जो कई साल पहले मुल्ला अख्तर मंसूर से कहीं पर मुलाकातें कर चुका था। इसीलिए ये तीसरी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद इस बंदे ने तो अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसीज के होश उड़ा दिए, क्योंकि इसने कहा कि मुझको तो लगता है कि ये जो बंदा जो आपसे लगातार मुलाकातें कर रहा है और हजारों डॉलर्स ले जा चुका है ये मुल्ला अख्तर मंसूर है ही नहीं। अब इस बंदे के इस खुलासे के बाद भी अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसीज के वो बंदे कि जो लगातार इन मुल्ला अख्तर मंसूर से मुलाकातें करते आ रहे थे, हजारों डॉलर्स देते आ रहे थे, वो चाहते या ना चाहते हुए भी इसी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं तुम गलत हो सकते हो लेकिन ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुल्ला अख्तर मंसूर है। मगर अंदर से शायद ये भी जान चुके थे कि इनके साथ खेल हो चुका है। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद जब मुल्ला अख्तर मंसूर होने का दावा करने वाले उस इंसान ने इन लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और साथ ही साथ अमेरिका और अफगान हुकूमत के बंदों ने जब तालिबान के अंदर के सोर्सेज से ये क्लियर करने की कोशिश की तो पता चला कि मुल्ला अख्तर मंसूर का तो इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। मीटिंग कब कब हुई, हजारों डॉलर्स किसे दिए गए और किन किन पार्टीज की तरफ से क्या क्या शर्तें रखी गई, इन तमाम चीजों की मुल्ला अख्तर मंसूर को तो कोई खबर ही नहीं है। बस फिर क्या था, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया में हर तरफ यही चर्चाएं होने लगी कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसीज को अफगानिस्तान का एक आम सा बंदा हजारों डॉलर्स का चूना लगाकर चला गया। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये थी कि बाद में खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने हजारों डॉलर्स का चूना लगाया था और इस तरह से मुलाकातें की थी वो कोई बहुत अमीर, बहुत काबिल या बहुत असरदार बंदा नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही आम बलूची दुकानदार था। इसीलिए उस दौर में अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया ने अपने जनरल्स का, इसके अलावा अपनी खुफिया एजेंसी के जो बंदे थे उनका खूब मजाक उड़ाया कि किस तरह से एक आम दुकानदार बंदा इनको हजारों डॉलर्स का चूना लगाकर चला गया। दूसरी तरफ अब तालिबान को भी ये चीज बड़ी ही अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अमेरिका और ब्रिटेन को उनके लीडर्स के बारे में या उनकी तमाम चीजों के बारे में जर्रा बराबर भी खबर नहीं है। फिलहाल जो होना था वो तो हो गया था, लेकिन फिर इसी दौर में अमेरिका का कांटेक्ट तालिबान के एक सीनियर इंसान तैयब आगा के साथ हुआ। ये तैयब आगा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि तालिबान का जो पहला रूल था उसमें उनके सुप्रीम लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर की चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। उनके हमराज थे, हमेशा उनके आसपास रहने वाले इंसान थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरबिया, जर्मनी और कतर जैसे देशों की खुफिया एजेंसीज ने दरअसल अमेरिका का इनके साथ कांटेक्ट करवाया था। कांटेक्ट हो जाने के बाद जब पहली खुफिया मुलाकात हुई और मुलाकात में तैयब आगा ने भी कह दिया कि हाँ हम तालिबान भी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिकन जो लोग थे वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकने की वजह यही थी क्योंकि अभी चंद हफ्ते या चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि जब तैयब आगा वाली जगह पर एक दूसरा इंसान बैठा था और वो भी अमेरिकियों से यही वादा कर रहा था और उस वादे के बदले में वो उनसे हजारों या लाखों डॉलर्स भी एंड कर ले गया था। तो इसीलिए इस बार अमेरिकन खुफिया एजेंसी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और ये जो तैयब आगा थे ये वाकई तालिबान के कोई सीनियर लीडर हैं, कोई सीनियर डिप्लोमेट हैं। अमेरिका की तरफ से ये चीज चेक करने के लिए अब तैयब आगा के सामने 2 डिमांड्स रखी गई। पहली डिमांड तो ये थी कि तालिबान के पास जो अमेरिकी फौजी कैदी के रूप में हैं उनमें से किसी एक फौजी की जिंदगी से रिलेटेड कोई सबूत दे दिया जाए। जबकि दूसरी डिमांड ये थी कि इस बार ईद पर जब मुल्ला उमर अपना बयान जारी करें तो उस बयान में सोमालिया के मुसलमानों का जिक्र करें। जाहिर सी बात है
अमेरिका ने तैयब आगा के सामने ये दोनों डिमांड्स इसीलिए रखी थी ताकि आसानी के साथ क्लियर हो सके कि तैयब आगा वाकई तालिबान के हैं या फिर नहीं। क्या वाकई ये तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के बहुत करीबी इंसान हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी पिछले वाले इंसान की तरह ही कोई बहुरूपिया हैं और इनको चूना लगाकर चले जाएंगे? मगर दोस्तों, तैयब आगा ने तो अमेरिका की ये दोनों ही डिमांड्स बड़ी आसानी के साथ पूरी कर दी, और जब ये दोनों डिमांड्स पूरी हो गई तो अमेरिका को भी यकीन हो गया कि हाँ, वाकई इस बार ये जो इंसान है ये तालिबान का ही बंदा है। इसके बाद बातचीत का प्रोसेस शुरू किया गया और तैयब आगा के साथ अमेरिकी लोगों ने जो पहली मीटिंग की वो नवंबर 2010 में जर्मनी के अंदर की। इस पहली मीटिंग में तालिबान के जो बंदे थे, मतलब कि तैयब आगा के, जो न सिर्फ हमेशा से ही तालिबान के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों में गिने जाते थे, खास तौर से ये इंग्लिश स्पीकिंग पर भी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते थे, तो अब इन्होंने अमेरिका के सामने दो मांगे रखी। पहली मांग थी कि हमारे कैदियों को जल्द से जल्द आजाद किया जाए, और दूसरी मांग थी कि तालिबान को अपना एक ऑफिशियल पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की इजाजत दी जाए जिसका बाकायदा एक एड्रेस हो, और उस एड्रेस के थ्रू ही फिर पूरी दुनिया में जो चाहे वो तालिबान से कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ से अब अमेरिका ने भी तालिबान के सामने अपनी मांगे रखी। उनकी भी पहली मांग यही थी कि तालिबान के कंट्रोल में जो हमारे फौजी कैदी हैं उनको जल्द से जल्द आजाद किया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर हम लगातार जो पीस की कोशिशें कर रहे हैं, जो पूरा एक मिशन चला रहे हैं, तालिबान उसको खारिज करने की बजाय उसका हिस्सा बने। इसके बाद अमेरिका और तैयब आगा के थ्रू तालिबान के बीच इस तरह की ये मुलाकातें एक के बाद एक लगातार होती रहीं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और तालिबान ने इन तमाम मुलाकातों को दुनिया से खुफिया रखा। सिर्फ अभी 2-3 साल ही गुजरे होंगे कि फिर अचानक से पूरी दुनिया ने देखा 2013 में ऑफिशियली कतर की राजधानी दोहा के अंदर तालिबान का ऑफिस भी ओपन हो गया। इस पॉलिटिकल ऑफिस की जब ओपनिंग हुई तो उसको बाकायदा लाइव दिखाया गया, जिसमें तालिबान के जो बंदे थे वो अपनी प्रॉपर ड्रेस में, उनका जो अपनी पुरानी हुकूमत का झंडा हुआ करता था, मतलब वही वाइट वाला झंडा जिस पर कलमा लिखा हुआ है, वो उसको लहरा रहे थे, और वहीं पर खड़े होकर फिर ये सारे लोग दुआ मांग रहे थे। वीडियो के जरिए से जब ये तमाम नजारा पूरी दुनिया में फैला तो सबसे तेज का झटका अगर किसी को लगा तो वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत थी, मतलब वही हुकूमत कि जिसको खुद अमेरिका ने ही 2001 में तालिबान की हुकूमत को गिराकर खड़ा किया था। वजह सिंपल थी, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा के अंदर तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस खुल जाने के कई मतलब थे। एक मतलब तो ये था कि अब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को एक जमीनी हकीकत समझने लगा था, और साथ ही साथ एक मतलब ये भी निकल रहा था कि अमेरिका तालिबान को आतंकवादी नहीं मानता है, या फिर जो बाकी आतंकवादी ग्रुप हैं उनसे काफी अलग मानता है, क्योंकि इससे पहले तक अमेरिका के तालिबान के साथ जितने भी ताल्लुकात थे वो अनऑफिशियल थे, खुफिया थे और टेबल के नीचे हुआ करते थे। लेकिन ये पहली बार था कि जब ऑफिशियली उनका ऑफिस खुलवा दिया गया था। अब दुनिया के सामने खुलेआम अमेरिका तालिबान के साथ बैठकर बात कर रहा था। अब साथियों, 2010 और 11 के दौर में अमेरिका और तालिबान के बीच ये जो पूरी बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था, आने वाले सालों में इसमें उतार चढ़ाव तो आता रहा, लेकिन ये सिलसिला कभी रुका नहीं, मतलब लगातार चलता ही रहा। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि बराक ओबामा के दौर में इस प्रोसेस में ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दी, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि उस दौर में अमेरिका तालिबान के सामने इस जिद पर अड़ा हुआ था कि तालिबान को जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का उस दौर में मकसद ही यही था कि तालिबान से हथियार छुड़वाए जाएं और उनको उस हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाए, उसमें मिक्स कर दिया जाए कि जिसको 2001 के बाद उसने खुद खड़ा किया था। मगर दूसरी तरफ तालिबान थे कि जो अफगानिस्तान की इस हुकूमत को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करते थे। वो तो इन लोगों को गुलाम कहा करते थे, कठपुतली कहा करते थे, और कहा करते थे कि असली ताकत तो अमेरिका के पास है, इसीलिए हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से करेंगे, और अमेरिका से भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ से जाएगा कब। तो बस दोनों पार्टीज की तरफ से इसी जिद की वजह से बातचीत का ये प्रोसेस के जो लगातार चल तो रहा था, मगर इसमें तेजी नहीं दिखाई दे रही थी। मगर फिर 2017 में अमेरिका के अंदर ट्रम्प की एंट्री होती है, और ट्रम्प की एंट्री के बाद ही तालिबान अमेरिका की इस बातचीत के प्रोसेस में भी टर्निंग पॉइंट आया। डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरुआती दौर में तो अफगानिस्तान के ऊपर खतरनाक हमले शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के अंदर ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक बॉम्ब्स गिराए गए कि जो इस जंग के पिछले 15-16 सालों में नहीं गिराए गए थे। मानो ट्रम्प दुनिया को और खास तौर से तालिबान को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि वो अफगानिस्तान में टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो तो ताकत के बलबूते पर ही तालिबान को खत्म कर डालेंगे। मगर बहुत जल्द ही ये क्लियर हो गया कि ट्रम्प के ये जो तमाम बड़े बड़े हमले थे ये कुछ और नहीं बल्कि एक वही पैतरा था कि जो ट्रम्प की तरफ से हमेशा किसी भी दुश्मन के साथ टेबल पर बैठने से पहले अपनाया जाता है, ताकि बातचीत के दौरान उस दूसरी पार्टी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि कुछ दिन के बाद ट्रम्प का स्टाफ भी तालिबान के साथ टेबल पर बैठा हुआ था। इसी पीरियड में मतलब कि 2018 में एक और खास बात ये हुई कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की तरफ से उन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को आजाद कर दिया गया कि जो 2010 से ही मतलब पिछले 8 साल से पाकिस्तान की कैद में थे। जाहिर है अभी तक की सीरीज देखकर आप जानते ही होंगे कि मुल्ला उमर के बाद ये तालिबान के अंदर सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर समझे जाते थे, और खुद अमेरिका या बाकी नेटो देशों की तरफ से भी पॉलिटिकली तालिबान के अंदर इन्हीं को ही मास्टरमाइंड समझा जाता था। उनके मुताबिक तालिबान राजनीतिक तौर पर अब तक जो कुछ भी करता आया था या कर रहा था वो सब कुछ इन्हीं के दिमाग से निकला था। तो इसीलिए सबसे पहले तो इनको पाकिस्तान से आजाद करवाया गया और फिर कतर ले जाया गया, और फिर दोहा से वो तमाम तस्वीरें और वीडियोस एक के बाद एक आने लगी कि जो आज के दौर में आमतौर पर हम लोग
इंटरनेट पर देखते हैं। मतलब अमेरिका और तालिबान के बीच जो तमाम बातचीत चल रही थी, अब उस बातचीत में तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही सेंटर पर नजर आने लगे। 2018 में बीबीसी की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसने ब्रिटेन और अमेरिका में काफी हंगामा मचाया था, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि पिछले 18-19 सालों में जिस तालिबान को हराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या बाकी नेटो देशों ने हजारों या लाखों की तादाद में डॉलर बहाए हैं, वो तालिबान आज की डेट में अफगानिस्तान के 70% इलाके में एक्टिव नजर आता है। तो साथियों, अब हो ये रहा था कि 2019 के आखिर से ही लगातार मीडिया के जरिए से दुनिया को ये खबरें मिलने लगी थी कि अमेरिका और तालिबान एक किसी डील पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ही उस डील का ऐलान हो सकता है। फिर 2020 में 29 फरवरी को आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ भी गया कि जब इस डील का ऐलान किया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की ये तस्वीर भी उसी दिन ली गई थी और शायद ये वो तस्वीर है कि जिसको अमेरिका और तालिबान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस तस्वीर में जो अमेरिका का नुमाइंदा था उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये हंसने और मुस्कुराने की वजह यही है क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने फाइनली वो पा लिया था कि जिसको पाने के लिए वो पिछले 20 साल से जंग कर रहे थे। इस डील का जो डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने आया था उसे देखकर पता चला कि इस डील में 4 पॉइंट्स पर बात की गई थी। पहला पॉइंट ये था कि तालिबान अमेरिका या नेटो देशों के खिलाफ दुनिया के किसी भी आतंकवादी ग्रुप या उस ग्रुप के बंदे को अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। दूसरा पॉइंट ये था कि इस डील के बाद अमेरिका और नेटो देशों की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाएंगी। तीसरा पॉइंट ये था कि तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच बातचीत कराई जाएगी, मतलब एक पूरी डील कराई जाएगी। जबकि चौथा पॉइंट ये था कि अफगानिस्तान के अंदर एक कंप्लीट सीजफायर किया जाएगा, कोई भी पार्टी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगी, मतलब वायलेंस पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अब नोट करने वाली बात यह भी है कि जब अमेरिका और तालिबान के बीच डील हो रही थी तो हमेशा से ही अमेरिका का फोकस इस बात पर ज्यादा था कि वो तालिबान को इस बात के लिए कन्विंस करे कि जब अमेरिका या नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही होंगी तब तालिबान की तरफ से उनके ऊपर कोई हमले नहीं होंगे। बाकी उनके जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, उस हुकूमत का क्या होगा जिनको 20 साल पहले उन्होंने ही खड़ा किया था, इसको लेकर अमेरिका को कोई परवाह नहीं थी। और तालिबान भी इस चीज को अच्छी तरह से भाप गया था कि अमेरिका हर हाल में अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता है, वो बस फेस सेविंग के लिए एक डील चाहता है। तो इसीलिए तालिबान ने भी इस मैटर पर फौरन हामी भर ली थी। अब कहने को तो इस डील में अफगान हुकूमत को भी शामिल कर लिया गया था, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि अमेरिका तो जा रहा है लेकिन तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच बातचीत होगी और उस बातचीत के जरिए से इनमें पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, मतलब ये दोनों मिलजुल कर हुकूमत चलाएंगे। मगर जाहिर है तालिबान का इरादा तो कुछ और ही था और अमेरिका भी बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। तो अब सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि इस डील के मुताबिक अमेरिका को अगले 14 महीने में, मतलब कि मई 2021 तक अफगानिस्तान को छोड़कर जाना था। और इस डील के अंदर यही पॉइंट कि जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान को फौरन छोड़कर चली जाएंगी, वो पॉइंट था कि जिसने तालिबान को जोश से भर दिया था। मतलब ये पॉइंट अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान की खुली जीत का ऐलान था। यही वजह है कि इसके बाद से तालिबान के तेवर भी पूरी तरीके से बदले हुए नजर आने लगे थे। सितंबर 2020 में तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच कतर के अंदर आखिरकार वो बातचीत शुरू करवाई भी गई कि जिसके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि तालिबान के तो इरादे ही कुछ और थे और वैसे भी वो तो अफगान हुकूमत को शुरू से भाव ही नहीं दिया करते थे। वो इनको कठपुतली समझते थे और इनको चिढ़ाने के लिए गुलाम कहा करते थे। तो अब हो ये रहा था कि बातचीत तो शुरू हो गई थी मगर तालिबानी लीडर्स उसको सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। खुद अफगान हुकूमत के बंदों ने बाद में बताया था कि ये तालिबानी लीडर्स कभी तो पहुंचते थे, कभी नहीं भी पहुंचते थे, और अगर जैसे तैसे उस मीटिंग में पहुंच भी जाते थे तो इन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी। मतलब ये एक फाते की तरह एंटर होते थे और क्लियरली ये मैसेज दिखाने की कोशिश करते थे कि हमने अमेरिका को हरा दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जमीनी हालात भी बड़ी तेजी के साथ बदल रहे थे और अफगान हुकूमत के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब कि अशरफ गनी, वो लगातार अमेरिका से मदद मांग रहे थे मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको कोई खास मदद मिल नहीं पा रही थी। हाँ, बहुत जिद के बाद इतना जरूर हो गया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की वो डेट के जो मई 2021 थी उसको 2-3 महीने आगे बढ़ाकर 11 सितंबर 2021 कर दी थी। मगर अशरफ गनी या कहिए कि अफगान हुकूमत की बदकिस्मती देखिए कि अमेरिका को अब अफगानिस्तान से भागने की इतनी जल्दी थी कि वो जो डेट बदलकर 11 सितंबर की गई थी उसको एक बार फिर से घटाकर 31 अगस्त कर दिया गया। इस डेट बदलने की वजह से अब तालिबान और भी ज्यादा जोश से भर गया। उसने तो उस बातचीत का अब बिल्कुल खुलकर बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि जो जैसे तैसे बस दिखावे के लिए ही सही कतर के अंदर वो अफगान हुकूमत के साथ कर रहे थे। तालिबान अब अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में वॉकओवर शुरू कर चुका था, मतलब अलग अलग इलाकों में तालिबान ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े ठिकानों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा था। वहां मौजूद जो कमांडर्स हुआ करते थे या फौजी हुआ करते थे वो घंटों तक मदद की अपील करते रहते थे लेकिन अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से उनको कोई मदद मिल ही नहीं पाती थी। और आखिरकार तालिबान के घेरे में आ चुके इन लोगों को खुद ही अपनी तरीके से तालिबान के साथ डील करनी पड़ती थी। इस डील में ज्यादातर ऐसा ही होता था कि तालिबान इनको सरेंडर करने के लिए बोलता था, इनसे हथियार ले लिए जाते थे और फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी लिया जाता था जिसमें ये लिख कर देते थे कि अब ये दोबारा तालिबान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे और बदले में तालिबान भी अब इनको अपनी हुकूमत में अमान देगा। अमेरिका जो खुफिया
तौर पर बहुत पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध चुका था, अब उसने बड़ी ही खामोशी के साथ अलग अलग इलाकों से निकलना शुरू कर दिया था। उसने अफगानिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री बेस मतलब के बगराम एयर बेस को भी इतनी खुफिया तरीके से और रात के अंधेरे में छोड़ा था कि उस कमांडर या उन फौजियों तक को खबर नहीं थी कि जिनको बाद में इस एयर बेस को कंट्रोल करना था। आखिरी दौर में अशरफ गनी ने पड़ोसी ताकतों मतलब के ईरान या पाकिस्तान से भी मदद लेने की कोशिशें की, या आप ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ ख्याल आया, मगर वो ऐसा कर नहीं सके क्योंकि जितने भी बॉर्डर के इलाके थे उन पर तालिबान पहले ही कंट्रोल ले चुका था। अब तो गजनी जैसे कई सूबे भी उसी के कंट्रोल में थे, और तो और अब वो काबुल के आसपास के इलाकों में भी डेरा डाल चुका था, मतलब आप कह सकते हैं कि काबुल को घेर चुका था। जब ऐसे हालात बने तो अमेरिका ने फौरन काबुल की तरफ अपने लगभग 3000 के करीब फौजियों को भेजा, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करना थी, ताकि पूरी जिम्मेदारी और हिफाजत के साथ काबुल के अंदर जो जरूरी लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सके। मगर दुनिया को सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई कि जब पता ये चला कि अमेरिका के उन जरूरी लोगों की लिस्ट में खुद अफगान हुकूमत के वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ही शामिल नहीं हैं कि जो इतने लंबे वक्त से अमेरिका के इशारों पर अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे। बाद में अशरफ गनी के करीबी लोगों ने अमेरिका से कांटेक्ट करके ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर हमें भी यहाँ से निकाला जाएगा या फिर नहीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जवाब ही नहीं आया। जाहिर है जब ऐसी कंडीशन में किसी की तरफ से कोई जवाब ना आए तो उसका मतलब भी ना ही होता है। इसके बाद अब अशरफ गनी के करीबी साथियों ने डायरेक्ट यूएई से कांटेक्ट किया और वहां पर अपनी ये परेशानी बताई, तो यूएई के ऑफिशियल्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन लोगों ने वादा किया कि अगले ही दिन एक स्पेशल जेट भेजा जाएगा, आप लोग अपने हेलीकॉप्टर्स तैयार रखें, उस हेलीकॉप्टर से फौरन एयरपोर्ट पहुंचना होगा और वहां से उस जेट के जरिए से अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशरफ गनी का ये जो चुपके से भागने का प्लान था ये पूरी तरीके से खुफिया था, मतलब इक्का दुक्का जो सबसे करीबी साथी थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके किसी भी आसपास के बंदे को नहीं पता था, पैलेस में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि वो एक तरफ भागने का प्लान भी बना चुके थे, जबकि दूसरी तरफ एक दिन पहले तक भी वो ये स्पीच दे रहे थे कि वो तालिबान से आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अफगानिस्तान को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। फाइनली 15 अगस्त का वो दिन आ गया कि जब दोपहर 2 बजे अशरफ गनी अपने चंद करीबी साथियों और फैमिली मेंबर्स के साथ महल से बाहर निकले और गाड़ियों में बैठे। गाड़ियों में बैठकर करीब ही में मौजूद उस जगह पर पहुंचे कि जहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए थे। अब वहां पहुंचने वाले लोगों में इस बात को लेकर झगड़ा भी होने लगा कि कौन इन हेलीकॉप्टर्स में पहले बैठेगा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स मैनेज करने वाले लोग थे उन्होंने फौरन ही खबरदार कर दिया कि अगर एक हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोगों से ज्यादा को बैठाया गया तो ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। आखिरकार अशरफ गनी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और चंद साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर्स में बैठे और उड़ान भरकर वहां पहुंचे कि जहां पर यूएई का जेट आया हुआ था, उस पर सवार होकर फिर अफगानिस्तान को भी अलविदा कह दिया। यूएई से आया हुआ ये जेट जब अशरफ गनी को लेकर 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था तो सिर्फ ये जेट या अशरफ गनी ही अफगानिस्तान से नहीं जा रहे थे, बल्कि अमेरिका की वो हुक्मरानी जा रही थी कि जो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर कायम थी। लगभग 20 साल के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी जंग खत्म हो चुकी थी। अमेरिका और नेटो की तरफ से जिस लंबी जंग में लगभग 20,000 अरब डॉलर्स झोंक दिए गए थे, वो जंग जब खत्म हुई तो इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, अगर वाकई कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा तो वो ये था कि लगभग 2 से 3 लाख के बीच अफगान लोगों की जान गई थी, जिसमें जाहिर है एक बड़ा आंकड़ा तो उन्हीं लोगों का था कि जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, और उसमें भी लगभग 33,000 के करीब तो वो बच्चे ही शामिल थे कि जिनको ये पता भी नहीं होगा कि ये जंग होती क्या है। तो कुल मिलाकर तालिबान और अमेरिका वॉर की हमारी ये काफी लंबी सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर ये सीरीज आप लोगों को वाकई जानकारी से भरपूर लगी है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ, इस चैनल को